देहरादून से निकलकर राजस्थान का चक्कर लगा के वापस से मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेके पूरे साउथ का चक्कर लगाते हुए हर दिन आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए आज शतक जड़ दिया है। 100 डेज को क्लब किया तो वीडियो बनी तो थोड़ा लंबी है, लेकिन तुम्हारी कसम ये एक्सपीरियंस अनबीटेबल है। बहुत सारा काम करते करते अचानक मुझे याद आती है मेरी बकेट लिस्ट। अब दिमाग में ज़्यादा प्रेशर ना लेते हुए सारे कामों को होल्ड में डालकर मैं बैग उठाकर निकल रहा हूँ मेरी बकेट लिस्ट की नंबर 1 डेस्टिनेशन को जीने के लिए। आफ्टर ऑल एक ही लाइफ मिली है तो परफेक्ट टाइम का वेट ना करते हुए इस बार खुद टाइम को अपने लिए परफेक्ट बना के काम और दोस्तों को गुड बाय बोल के उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस बोर्ड करके मैं निकल रहा हूँ एक अनसर्टेन जर्नी पे टू कनेक्ट विद मी एंड पता नहीं, बोला ना सब अनसर्टेन है, बस फ्लो के साथ बहना है। कल से हर रोज मुलाकात होगी, कब तक होगी ये तो पता नहीं, लेकिन मिलते हैं कल। अपने बकेट लिस्ट की टॉप डेस्टिनेशन का पीछा करते हुए मैं देहरादून से बस में हरि के द्वार तो आ गया, लेकिन यहाँ जितने लोग स्टेशन के बाहर थे उससे डबल प्लेटफॉर्म पर थे। जैसे ही मैं अपनी बर्थ में पहुंचा तो मेरे आसपास सब आंटियां थी। अब 2 घंटे वेट करना था तो अपने बैगेज की जिम्मेदारी आंटियों को देके मैं प्लेटफॉर्म पर चहलकदमी करता हुआ बस यही सोच रहा था, आजकल मेरी मम्मी मुझसे हजारों किलोमीटर दूर है तो अब इस सफर में उनकी कमी इन आंटियों के साथ महसूस नहीं होगी। खैर ट्रेन स्टार्ट हुई और आंटियों ने ये बोल के मेरी क्लास लगा दी, ओ छोरे तू इस उम्र में अकेला घूमन जावे से, ये देख मैं बुढ़ापे में भी 5 सहेलियों के साथ हूँ। मैंने स्माइल किया और बोला अगर मैं भी किसी के साथ होता तो आप लोगों से बात कैसे होती। ऐसे ही अनसर्टेन कनेक्शन के लिए ही तो मैं सोलो निकला हूँ। खैर आंटियां तो अपने स्टॉप में उतर गई। शुभ रात्रि। 635 किलोमीटर का सफर है, अभी भी 15 घंटे मुझे और लगेंगे। तो कई घंटों का सफर करके मैं पहुंच गया बीकानेर। अब स्टेशन से मेरा स्टे 2 किलोमीटर दूर है तो मैंने ऑटो किया, लेकिन बीकानेर की गलियों से गुजरते हुए मुझे समझ आ गया कैसे अमीर मर्चेंट्स ने भर भर के पैसा लगा के सालों तक कॉम्प्लिकेटेड कार्विंग्स करवा के रेड सैंड स्टोन्स की हवेलियां बनवाई होंगी। खैर मेरा भी स्टे आज ऐसी ही एक हवेली में है। अब अपना मॉर्निंग वर्कआउट करने के बाद मैं बीकानेर की गलियों में निकल गया जहां मेरी मुलाकात हुई इन बड़ी मूछे वालों अंकल से। खैर मुझे जाना है सबसे पुराने लक्ष्मी नारायण मंदिर जो विष्णु जी को डिवोटेड है, जिन्हें नगर सेठ भी कहते हैं, जहां मेरा वेलकम करता है ये चूहा। अब मंदिर में तो कैमरा अलाउड नहीं था तो आशीर्वाद लेके मैं जा रहा हूँ जैन टेम्पल, जिसकी फाउंडेशन में 40,000 kg घी डला था, लेकिन वीडियो बनाना यहाँ भी अलाउड नहीं था। खैर मिलते हैं कल। तो बीकानेर नगर सेठ का आशीर्वाद लेके मुझे निकलना है यहाँ के फोर्ट, जो यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर है। तो मैं सबसे महंगी गाड़ी यानी कि मेरे पैरों से ही वहाँ जाना स्टार्ट करता हूँ, लेकिन बीच में ही रामपुरिया हवेली की भव्यता देखकर रुक जाता हूँ, जहाँ मुझे मिलता है ये भाई जो अपनी हायाभूसा में मुझे लिफ्ट देता है। तो लगभग 1 किलोमीटर लिफ्ट लेने के बाद भाई को थैंक्स बोल के मैं 11 नंबर की बस से जूनागढ़ फोर्ट के लिए निकल पड़ता हूँ, जहाँ मेरा वेलकम संगीत और इन भाई लोगों के साथ में होता है। 150 रुपये का टिकट लेके मैं वेट कर ही रहा होता हूँ, लेकिन गाइड की फीस थी 400 रुपीज़, जो इस बजट ट्रिप में तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तभी मेरी मुलाकात होती है श्यांतन से और हम डिसाइड करते हैं 200 रुपीज़ स्प्लिट करके गाइड करने की। फिलहाल मैं एंट्री कर रहा हूँ जूनागढ़ फोर्ट में, जिसके बारे में जानेंगे कल। तो जूनागढ़ फोर्ट में इन जंजीरों को पार करते साथ ही मेरे सामने था ये आंगन और व्हाइट कलर की हौदी, जिसमें होली के इम्पोर्टेंट लोग केवल पुरुष होली खेला करते थे। पर्दा सिस्टम होने के कारण ऊपर से महिलाएं तो सब देख सकती थी, लेकिन नीचे से ऊपर देखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। करण महल में एंटर करते साथ ही मेरे चारों तरफ था सोना ही सोना, लेकिन कोई मेरे जैसा खुरच के ये सोना ना ले जाए, इसीलिए शीशे की ये फेंस अब लगा दी गई है। सिसली की 100 साल पुरानी टाइल्स मेरे घर की कुछ साल पुरानी टाइल्स से आज भी नहीं लगती है।
है और ये बिना किसी ज्वाइंट के सिंगल पीस मार्बल से बने सूर्य देव। आप यकीन नहीं मानोगे, ये नकाशी 80 केजी गोल्ड से हुई है और राजस्थान में बारिश तो होती नहीं तो पूरा हॉल ही बादलों से बना दिया। ये रानी का बेड है, कोई बेड के नीचे ना छुप सके इसलिए इसकी हाइट इतनी कम है। वैसे राजा के बेड की तो लंबाई भी काफी कम है क्योंकि उनके केवल घुटने तक बेड में रहते थे, बाकी पैर जमीन में लटकते थे। कभी कोई उनके पैर बांध के किडनैप करने की कोशिश करे तो वो स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएं। उस टाइम लंदन से लाई हुई लिफ्ट को देखने के बाद मैं चारों तरफ से अस्त्र शस्त्र से घिर गया। इन लोहे के कवच में सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगा ये पंजा। अब इतने भारी कवच में पसीने से खुजली होती तो हाथ कमर तक कैसे पहुंचता। बीकानेर शहर की 1937 की एक फोटो जिसमें लक्स का फ्लैक्स टंगा है। कितनी पुरानी कंपनी है ये। वैसे पुराना तो ये DH-9DE फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का प्लेन भी है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वार सोवेनियर प्रेजेंट राजा को दिया। इस किले के बाद मैं निकल गया बगल में म्यूजियम, जहाँ थे बहुत सारे कपड़े, घाघरा चोली, चांदी के बर्तन और भी बहुत कुछ, जिसके लिए आपको खुद यहाँ आना पड़ेगा। खैर फिलहाल मैं निकल रहा हूँ रामगढ़ पैलेस जो 2 किलोमीटर है, लेकिन ये भी एक म्यूजियम है और दोबारा अस्त्र शस्त्र, मेडल, ट्रॉफी, पुराने कैमरास जो अब मुझे बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं लग रहे हैं। ये सब ऑलरेडी फोर्ट में मैं देख चुका हूँ, पैसा बर्बाद। आप कभी आओ तो रामगढ़ पैलेस को स्किप कर सकते हैं। वैसे छोटा सा पोर्शन ही म्यूजियम है, बाकी 5 स्टार होटल में कन्वर्ट हो चुका है, जहाँ गार्ड ने मुझे जाने से रोक दिया। फिलहाल मेरी औकात से बाहर है, एक दिन जाएंगे अंदर। बीकानेर फोर्ट और रामगढ़ म्यूजियम की 4 घंटे धूल छानने के बाद टाइम था पेट के चूहे शांत करने का। अब ऑटो में बैठ के निकले ही थे कि ऑटो खराब हो गया और दूसरे ऑटो में बैठे, जहां थोड़ी देर बाद मुझे पता लगा मेरी फेवरेट वाटर बोतल जो ऐसी दिखती थी कहीं छूट गई। फर्स्ट डेस्टिनेशन में ही कुछ छूट गया, घर जाते जाते पता नहीं क्या क्या छूटेगा। वैसे भी मैं बहुत लापरवाह हूँ। फिलहाल टाइम है छोटू मोटू जोशी की आलू पूरी पेलने का। वैसे बाद में कुल्फी भी ट्राई की, जिसमें मुझे शक था ये ऊंट के दूध से तो नहीं बनी, तो भाई से अपना शक दूर करके मैं निकल गया वापस अपनी हवेली में, जहां मेरी मुलाकात हुई शाहिर से और अपन दोनों ने डिसाइड किया रात में बीकानेर की गलियों में घूमने का, जिन गलियों ने मुझे वापस रामपुरिया हवेली में ला पटका, जिसकी भव्यता रात में और दुगनी हो गई, जिसने एक और बार मुझे रोक दिया। बहुत सारा स्ट्रीट फूड ट्राई करने के बाद टाइम है बहुत सारा पेंडिंग वर्क निपटाने का। मेरी रात लंबी होने वाली है। आप सभी को शुभ रात्रि, मिलते हैं कल। तो अपना मॉर्निंग वर्कआउट करके अपने हवेली के अनसर्टेन कनेक्शंस साहिर और लीजा के साथ मैं निकल पड़ा। अब बस स्टॉप 2 किलोमीटर है तो सोचा पैदल ही चलते हैं, लेकिन ये राजस्थान है जहाँ गलियों में गाड़ियां कम और ऊंट ज्यादा दिखते हैं। खैर सबको बाय बोलते हुए ऊंट को कुरकुरे खिला के खुद बीकानेरी कचौड़ी का स्वाद चख के मैं बस में जा रहा हूँ देशनोक, जहाँ मुझे पता चला ये लड़की भी मेरी तरह एक एक एक्सपेंस लिखती है। अब बस में ही अपना बैग छोड़ के मैं उतर गया, जो शाहिर ने मुझे बाद में दिया और बोला एक ही बैग कैरी कर रहा है भाई, वो भी छोड़ दिया। वैसे मेरा कैमरा उसी बैग में था। सोचो कितना लापरवाह हूँ मैं। फिलहाल मैं एंटर कर रहा हूँ करणी माता टेम्पल, जहाँ चारों तरफ बस चूहे ही चूहे थे। इसी को रेड टेम्पल भी कहते हैं। चूहों की धमा चौकड़ी के बीच पैर उठाकर नहीं बल्कि घसीट कर चलना पड़ता है, जहाँ लगभग 25,000 चूहे हैं, जिसमें अगर सफेद चूहा दिखे तो बहुत शुभ होता है, लेकिन मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। वैसे करणी माँ के आशीर्वाद से ही बीकानेर और जोधपुर शहर की स्थापना हुई थी। फिलहाल मैं जा रहा हूँ बीकानेर का स्वाद चखने। इस रेस्टोरेंट का नाम तो मुझे याद नहीं, बट खाना अल्टीमेट था, खासकर बीकानेर की स्पेशल सेव भाजी। सेव से याद आया, सारे भजिया के बड़े बड़े ब्रांड्स बीकानेर के ही हैं, लेकिन मुझे ट्राई करनी है यहाँ की रसमलाई। जिसके बाद मैं निकल गया हवेली, जहाँ मेरी मुलाकात हुई सिमोना से, जिसने मेरा फर्दर प्लान पूछा। दिस इज माई प्लान फॉर नेक्स्ट 4 डेज। खैर फिलहाल मैं इन्हें ले जा रहा हूँ बड़ी मूछों वाले अंकल से मिलने, जहाँ एक के साथ एक फ्री वाली फीलिंग मिली और दोनों ने खुशी खुशी पोज दिए। तो सिमोना से 2 जुआ केसरी लेने के बाद टाइम था चाय पीने का, जो वैसे मैं नहीं पीता, लेकिन अंकल का प्यार देख के मैं मना नहीं कर पाया। अब उनको बाय बोल के डिनर पेलने के बाद मुझे अगली डेस्टिनेशन के लिए निकलना है, जहाँ का सडन प्लान शाहिर और सिमोना ने भी तत्काल टिकट करके बना दिया। लेकिन हम तीनों के कोच अलग अलग हैं। शुभ रात्रि। 300 किलोमीटर से ऊपर की जर्नी है, मिलते हैं कल। 300 किलोमीटर से ज्यादा सफर करके मैं पहुंच गया जैसलमेर, बट मॉर्निंग के बजे थे 4 और स्टेशन से होटल 2 किलोमीटर था। तो हम तीनों 11 नंबर की बस से निकल पड़े। तभी मुझे एहसास हुआ इसे गोल्डन सिटी क्यों कहते हैं। खैर होटल में चेक इन करके, जहाँ पानी कुछ ऐसे गर्म होता है, मैं निकल पड़ा गड़ीसर लेक सनराइज देखने, जिसमें अभी टाइम था। तो इंतजार के अलावा मेरे पास करने को कुछ था भी नहीं।
सनराइज हुआ, मैंने मछलियों को मूंगफली खिलाई, जेब में और कुछ था भी नहीं और निकल पड़े वापस। वैसे इस होटल में ना रुके, अब बारी थी दूसरा होटल हंट करने की, जहाँ मेरी एंट्री कुछ इस मस्ती के साथ हुई। इतने दिनों से चलते चलते सूज वेंटिलेटर पे पहुंच गए थे, जिनको वेंटिलेटर से बाहर निकालने के लिए भी 1.5 किलोमीटर चलना पड़ा। इतनी गर्मी में बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए कुछ तो चाहिए। वैसे थोड़ा गिर भी गया। खैर, आज मैं कहीं निकल रहा हूँ जिसे देखेंगे कल। आज अपन निकल रहा है जिसके लिए राजस्थान फेमस है और मेरी बकेट लिस्ट की टॉप डेस्टिनेशन है रेगिस्तान। वैसे रेगिस्तान के बीचों बीच इतनी सीधी रोड मैंने आज तक नहीं देखी। फिलहाल थोड़ा ऑफ रोड करके हम पहुंच गए जसेरी लेक, जो मेरी समझ से तो परे है। रेगिस्तान के बीचों बीच लेक कैसे इमेजिन कोई कर सकता है। आप अगर कभी आए तो कैप और गॉगल्स पक्का साथ रखें। फिलहाल टाइम है काबा विलेज घूमने का, जिसे हॉन्टेड विलेज भी कहते हैं, जो पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था, लेकिन रातों रात सारा सामान छोड़ के गांव खाली करके भागना पड़ा और जाते जाते श्राप देकर गए, जिस कारण आज तक ऐसे कई गांव जैसे कुलधारा कभी दोबारा नहीं बस पाया। खैर, 50 किलोमीटर नाक की सीध में चल के थोड़ा ऑफ रोड करके अपन पहुंच गए रेगिस्तान के राजा की सवारी करने। 1 घंटा सनसेट को देखते हुए कैमल सफारी करना वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। कभी आओ तो मिस मत करना। तब तक साथ में फील करते हैं। तो 1 घंटा ऊंट की सवारी करके फाइनली मैं पहुंच गया रेगिस्तान, जहां चारों तरफ बस रेत ही रेत थी। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा ऊंट को भी टहला लिया जाए। जहां ये भाई लोग मेरे रात के जुगाड़ के लिए लगे थे, वहां मैं बॉलिंग प्रैक्टिस कर रहा था ताकि नेक्स्ट वर्ल्ड कप में इंडिया को जिता सकूं। तभी अंधेरा हो गया और आसमान क्लियर। अब मेरा कैमरा तो स्टार्स और मून कैप्चर नहीं कर पाया, लेकिन फीलिंग एक नंबर थी। तो ठंडी रेत में अटखेलियां करने के बाद डिनर टेबल में सब मुझे कार्ड्स खेलना सिखाने लगे, जो मुझे बिल्कुल नहीं आता, लेकिन फिर भी तुम्हारा भाई चैंपियन बन गया। दिन की भयंकर गर्मी में ऐसा एक बार भी नहीं लगा रात को रजाई में भी ठंड लगेगी। खैर, सुबह हुई और दीर्घ संख्या के लिए खुले में बिस्लेरी यूज करनी पड़ी। अब वापस ऊंट की सवारी करके आज थार के अंदर नहीं बल्कि ऊपर बैठ के सवारी करेंगे, जो एक्सपीरियंस यहाँ के अलावा कहीं कर भी नहीं सकता। फिलहाल टाइम है जैसलमेर फोर्ट को निहारते हुए थोड़ा आराम करने का, जहाँ मिलेंगे हम कल। तो मेरे दिन की शुरुआत रेगिस्तान की रेत को साफ करके होती है। आज मैं निकल रहा हूँ जैसलमेर फोर्ट, जो इकलौता लिविंग फोर्ट है। उस पे भी आएंगे, लेकिन आज मैं बाल खोल के जा रहा हूँ। इन दोनों ने बोला फर्स्ट टाइम खुले बालों में देखा, ऐसे ही चल। अब हर कोई पीछे से मुझे लड़की समझ रहा था। खैर, सह लेंगे थोड़ा। हाँ, तो इस फोर्ट के अंदर लोग रहते हैं, होटल्स हैं, वाइब्रेंट दुकानें हैं, जहाँ मैं खुद को कुछ लेने से रोक नहीं पाया। फिर मुझे मिली ये राजस्थानी टोपी, जिसे टीवी में देख के बचपन से ही फैसिनेट होता था। अब सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो चिकन बिरयानी ऑर्डर की, जो बिरयानी कम और खिचड़ी ज्यादा लग रही थी, लेकिन व्यू एक नंबर था। तो बहुत सारा रेस्ट करके मैं दोबारा फोर्ट की गलियों में निकल गया, जहां इस भीड़ को देख के मैं सरप्राइज हो गया। देखा देखी में मैं भी ऊपर चढ़ गया। तब पता चला ये तो सनसेट पॉइंट है। सनसेट देख के निकला ही था। भाई साहब, कौन सा तेल लगाते हैं आप? वैसे ये 7वें इंसान है जिन्होंने ये पूछा, जिसमें से 3 तो लड़कियां थी। खैर, मैंने स्माइल करके एज अ कॉम्प्लीमेंट ही लिया। आज मुझे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकलना है, लेकिन उससे पहले मैं शाहिर के साथ बस ऐसे ही निकल गया, जहां मैंने बोला सोडा पीते हैं, जो शायद इसे पीना नहीं आता। तो मैंने सिखाने की सोची, जिसमें मैं फेल हो गया। फिर इन अंकल से बेस्ट लोकल फूड रेस्टोरेंट पूछ के हम निकल पड़े, लेकिन इन गलियों ने मुझे पटवों की हवेली में पहुंचा दिया, जो यहाँ के अमीर गोल्ड मर्चेंट ने 1805 में लगातार 5 हवेलियां अपने बेटों के लिए बनवाई थी, जिसकी एंट्री टाइमिंग 9 to 5 है। तो मैं अब अंदर तो नहीं जा पाया, लेकिन मुझे दिखे कुछ बच्चे और मैं बैडमिंटन खेलना स्टार्ट हो गया। वैसे मुझसे इनकी कॉक टूट गई थी। अब मैं वापस निकला ही था कि क्रिकेट मैच चालू था। अब एक शॉट तो बनता है। अब मेरी खाने की खोज शुरू हो जाती है, जो दाल बाटी चूरमा में आके खत्म होती है। वैसे इतना घी मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं खाया, लेकिन टेस्ट एक नंबर था। मेरे आज तक के बेस्ट अनसर्टेन कनेक्शंस, जिनको कुछ दिन पहले तक मैं जानता तक नहीं था, उनको बाय बोलना पता नहीं क्यों कठिन था। आज रात रेलवे स्टेशन के रिटायरिंग रूम में बितानी है। मॉर्निंग 3 AM की ट्रेन है, तो आज की मॉर्निंग थोड़ा जल्दी 2:30 AM पे होती है। अब रिटायरिंग रूम का सबसे बड़ा फायदा है, डोर खुलते साथ ही सामने खड़ी रहती है ट्रेन, जिस पे चढ़ने के बाद मुझे पता चलता है मेरा पूरा कोच ही खाली है। खैर, आज मैं निकल रहा हूँ 263 किलोमीटर दूर जैसलमेर से जोधपुर, जिसमें मुझे 5 घंटे लगेंगे।
अब स्टेशन में उतरने के बाद मुझे पता चलता है मेरा हॉस्टल 2 किलोमीटर दूर है, तो मैं पैदल ही निकल जाता हूँ। स्टार्टिंग में इतने लगेज के साथ दिक्कत होती थी, लेकिन अब 2-3 किलोमीटर का कुछ पता ही नहीं चलता है। अपने हॉस्टल में चेक इन करने के बाद मैं निकल गया स्टेपवेल, जो 250 साल पुराना है और पानी की कमी होने के कारण वाटर सप्लाईज मैनेज करता था, जिसे रेड सैंडस्टोन से बनाया था। अब ये बच्चे तो ऊपर से डाइव कर रहे हैं, लेकिन ये इतना गहरा है जो इनको भी नहीं पता। वैसे बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज का शूट भी ऐसे ही स्टेपवेल्स में हुआ है। खैर, फिलहाल मैं अपने नए दोस्त भरत के साथ निकल रहा हूँ अपने पेट के चूहे शांत करने। तो आज ब्लू सिटी के बीच से होता हुआ मैं जा रहा हूँ मेहरनगढ़ फोर्ट, जो 410 फीट ऊंची पहाड़ी की चोटी में बना है। तो अब चढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। इस फोर्ट में एंट्री के टाइम पता लगा यहाँ का सिक्योरिटी स्टाफ सबसे ज्यादा रूड है। खैर, मैंने जैसे तैसे एंट्री तो की, लेकिन यहाँ आने के बाद सेम कार्विंग्स, म्यूजियम, पेंटिंग्स, अस्त्र शस्त्र, बड़ी बड़ी तोपें, जो इतने दिनों में देख देख के मेरे लिए तो अब नॉन इंटरेस्टिंग सी हो गई हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग है यहाँ की कहानी। तो 1459 में जब राव जोधा ने पहाड़ी के ऊपर अपना किला बनाने का सोचा, तो वहाँ एक संत रहते थे जिनसे राजा ने पहाड़ी खाली कराई। तो उन्होंने राजा को श्राप दिया, उनका राज्य बार बार सूखे से प्रभावित होगा। लेकिन बाद में उसी संत ने बोला, अगर प्रजा का कोई व्यक्ति जानबूझ के जिंदा दफन होकर अपना जीवन देगा तो श्राप बेअसर होगा। उस समय मेघवाल नाम का व्यक्ति आगे आया, तब जाकर महल की नींव रखी। मुझे नहीं पता क्यों बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ फोटो क्लिक की, शायद मुझे फॉरेनर समझ रहे थे। जब भी किसी ने पूछा कहाँ से हो, मैंने बोला फ्रॉम यूके। अब ना किसी का दिल तोड़ना था और ना झूठ बोलना था। आज मुझे लगा था पचेटिया हिल से ब्लू सिटी का टॉप व्यू एडमायर करके वापस आकर रूफटॉप से फोर्ट और सनसेट को देखते हुए बस आराम करूंगा, लेकिन सूरज डूबा और मैं रूफटॉप की वाइब में खो गया। जो ये भाई प्ले कर रहा था, मैंने भी ट्राई किया, जो इम्पॉसिबल था। तो इसे छोड़ के बगल में कपल डांस को ज्वाइन करने में ही मुझे भलाई दिखी। इन सब के बीच में मैं कभी सोच भी नहीं सकता था पीछे से कोई मेरा नाम लेगा। तो ये है लीजा, जो कुछ दिन पहले बीकानेर में दोस्त बनी थी। बताओ दुनिया कितनी छोटी है। तो अब आराम को विश्राम देकर हम लोकल फूड की हंट में निकल पड़े। लेकिन इन लड़कियों की शॉपिंग तो खत्म हो। खैर, यहाँ की हल्दी सब्जी बहुत फेमस है, लेकिन राजस्थान में हर जगह ऐसा लगता है जैसे थाली में घी की बाढ़ आ गई हो। वैसे यहाँ की मलाई रोटी भी फेमस है, लेकिन जो हमारी किस्मत में तो नहीं थी। तो हमने प्रेम प्याला ट्राई किया, जो था तो जबरदस्त। अब भरत को हैंड फुटबॉल में हरा के मैं जा रहा हूँ सोने। शुभ रात्रि। आज मॉर्निंग वर्कआउट करके मैं निकल रहा हूँ उमेद भवन पैलेस। लाइफ में आज मौका मिला रियल धन्नों की सवारी का, जिससे उतरने के बाद मैंने लाइफ की सबसे छोटी बस बोर्ड की। वैसे इस बस ने ऐसी जगह उतारा जहाँ से पैलेस अब भी 2 किलोमीटर है। तो रास्ते के फूलों का बुके बना के अपन पैदल ही निकल पड़े। वैसे प्रियंका चोपड़ा की शादी यहीं हुई थी, जिसमें अराउंड 3 करोड़ रुपए स्पेंड किए थे, जो इस होटल का ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का रेवेन्यू है। यहाँ 347 रूम्स हैं, लेकिन मजे की बात स्टाफ ने बताया गार्डन्स में मोर फ्रीली घूमते हैं, और अगर आप 1 महीना भी रूम लेके रहोगे तो भी सारे रास्ते याद नहीं होंगे। अब इस भाई को कौन बताए यहाँ एक रात रहने की औकात नहीं है, भला एक नाइट का 60,000 रुपए कौन दे, और खाना पीना अलग से। वैसे म्यूजियम एक छोटा सा पोर्शन ही है। यहाँ गेस्ट को जैगुआर से ला रहे हैं और ढोल नगाड़ों से वेलकम कर रहे हैं। तो मैं भी बजट बढ़ा के पैदल नहीं, ऑटो से वापस निकल रहा हूँ। आज मुझे ब्लू सिटी को बाय बोल के नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकलना है। यहाँ मेरे नए दोस्त रोहित ने मुझे स्टेशन छोड़ने का ऑफर दिया। थैंक्स रोहित। वैसे मेरी ट्रेन मॉर्निंग 5:15 की है। मुझे लगा था रात रिटायरिंग रूम में बिताऊंगा, लेकिन वो सारे के सारे ऑलरेडी बुक थे। तो अब रात तो स्लीपर क्लास की वेटिंग रूम की बेंच में बीतनी थी, लेकिन जो पैसे बचे हैं उससे कलिंगा का लाल मांस हो जाए, जो यहाँ का फेमस है। खैर, अब अपन को करना है बस वेट और आराम। अब अचानक 12 बजे मुझे याद आता है कि मेरा कुछ सामान तो हॉस्टल में ही छूट गया। अपना बड़ा बैग स्टेशन में छोड़ के रैपिडो में वापस हॉस्टल जा रहा हूँ। सोचो मेरी लापरवाही की हद। अब सामान लेके सबको बाय बोल के वापस आने में मुझे 1 बज गए। वैसे थैंक्स लक्ष्मीकांत सोलंकी भाई, रात 1 बजे एक स्ट्रेंजर के बैग का ध्यान रखने के लिए। अब इस रात में बाय गॉड मुझे और कोई एडवेंचर नहीं चाहिए। शुभ रात्रि।
पूरी रात स्टेशन की बेंच में बिताने के बाद आज अपन जा रहा है माउंट आबू। मैं निकला तो राजस्थान एक्सप्लोर करने था, लेकिन स्टेशन में उतर के मेरा वेलकम इस ढोकले के साथ हुआ। अब ये राजस्थान है या गुजरात, खैर अभी माउंट आबू पहुंचने में 45 मिनट और लगेंगे, लेकिन इतनी हरियाली देख के समझ आ गया पूरा राजस्थान रेगिस्तान नहीं है। इतने दिनों में ब्राउन मिट्टी और रेत देख के आज लैंडस्केप एकदम से चेंज हो गया। घर की फीलिंग आ रही है, जैसे देहरादून से मसूरी जा रहा हूँ। खैर होटल्स में चेक इन, लोकल मैप्स का आइडिया और मॉर्निंग वर्कआउट करके थोड़ा पहाड़ों वाली मैगी हो जाए। वैसे आज अपन ने ली है हायाबुसा। इन पहाड़ों में अपनी और गाड़ी की रफ्तार कम ना हो तो माता का आशीर्वाद तो इम्पोर्टेंट है। मैंने आज तक मोटो व्लॉगिंग नहीं की थी और सपने में कभी सोचा भी नहीं था कि राजस्थान में ये एक्सपीरियंस भी मिलेगा। खैर कल आप सभी का इंतजार रहेगा। इतने दिनों तक राजस्थान की रेत देखने के बाद इस हरियाली से होते हुए आज मेरी हायाबुसा का ब्रेक लगता है दिलवाड़ा के जैन मंदिर में, जहां एंट्री फीस तो कुछ नहीं थी, लेकिन कैमरा अलाउड नहीं था और लॉकर में कैमरा रखने की फीस 50 रुपए थी। जो मैंने सोचा केवल एक मंदिर ही तो है, तो इसके लिए कौन खर्च करे। तभी पीछे बेंच में एक अंकल को उनकी वाइफ अपना फोन देके अंदर जाने लगी। अब 50 रुपए बचा के मैंने भी कैमरा उनको पकड़ा दिया और अब आज तक का अपना लाइफ का सबसे अच्छा काम किया। अंदर जाते साथ ही मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन था वाओ। मैं कुछ महीने पहले ताजमहल में था, जिससे कई गुना ज्यादा जबरदस्त मुझे ये लगा। खतरनाक क्राफ्टिंग, एक नहीं बल्कि 5-5 मंदिर है। मुझ पे शब्द नहीं है इसकी खूबसूरती के लिए। कभी भी आओ तो इसे मिस मत करना, खासकर मुझ जैसे स्टूपिड की तरह केवल 50 रुपए के लिए। ये सारी फोटोज गूगल से डाउनलोड करके डाली हैं। यकीन मानिए ये राजस्थान है। इस व्यू को देखकर मेरी हायाबुसा का ब्रेक अपने आप लग गया। मेरी तरह गोपाल और महेंद्र भी इस व्यू पर रुके। मैंने एक पिक लेने को बोला और बातों बातों में मुझे पता लगा ये दोनों मध्य प्रदेश से अपनी स्कूटी में राजस्थान ट्रैवल कर रहे हैं। अब एक से भले 3 हम साथ में निकल रहे हैं। न जाने ऐसे कितने नजारों पर हमें रुकना पड़ा, न जाने कितने अनसर्टेन कनेक्शंस को बाय बोलना पड़ा, लेकिन आखिरकार अपन लोग पहुंच ही गए राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर पर फतेह हासिल करने। लेकिन अपनी दौड़ तो अभी स्टार्ट हुई है। जिस पर ब्रेक लगा अचलेश्वर महादेव मंदिर पर। यहाँ भगवान शिव के इतने छोटे बड़े और पुराने मंदिर हैं। अगर काशी शिव की नगरी है तो माउंट आबू उनकी उपनगरी। हर मंदिर में शिव के लिंग की पूजा होती है, लेकिन यहाँ उनके अंगूठे की। माउंट आबू उनके इसी अंगूठे पर टिका है। जिस दिन अंगूठा गायब हुआ पूरा पर्वत ही खत्म हो जाएगा। आज मैं भाग रहा हूँ सूरज के पीछे। क्या सनसेट होने से पहले अपन लोग सनसेट पॉइंट तक पहुँच पाएंगे? अब ओवर स्पीड में हायाबुसा भगाएंगे तो टाइम पर तो पहुंचेंगे ही। खैर एंट्री टिकट वाले भाई ने 50 रुपए का स्टूडेंट टिकट देके बोला जल्दी भागो सूरज डूब जाएगा। थैंक्स मेरे फुल टिकट के पैसे बचाने के लिए। अब मेन पॉइंट जाते टाइम मैंने फर्स्ट टाइम कुछ इस टाइप की मैनुअल कार्ड देखी। खैर पॉइंट में पहुंचते साथ ही वहां लगा था मेला, जैसे पूरा टाउन यहाँ ही हो। कुछ दिनों से यकीन नहीं हो रहा है मैं राजस्थान में हूँ या अपने उत्तराखंड में। मनीष भैया चाय में पत्ते नहीं था पीने का क्या मजा। मनीष भैया चाय में पत्ते नहीं था पीने का क्या मजा। मनीष भैया के साथ में फिर नहीं था घूमने का क्या मजा। अरे वाह भाई। फिलहाल टाइम है यहाँ के अनसर्टेन कनेक्शंस के साथ डिनर करके आराम करने का। शुभ रात्रि। तो आज मॉर्निंग वर्कआउट करके मैं निकल गया नक्की लेक। वैसे आज मुझे निकलना है मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, तो सबको बाय बोल के आज मैं जा रहा हूँ उदयपुर, जहाँ की डायरेक्ट बस तो मुझे नहीं मिली, लेकिन बस में गोविंद जी से दोस्ती जरूर हो गई, जिनको अबू रोड में बाय बोल के मैं उदयपुर की बस में बैठ गया। वैसे यहाँ केले दर्जन नहीं बल्कि किलो के हिसाब से मिलते हैं। आप लाइफ में एक बार माउंट आबू से उदयपुर पक्का ट्रेवल करना, जबरदस्त लैंडस्केप है। खैर उदयपुर पहुंचने के बाद मैं फिलहाल रैपिडो में अपने हॉस्टल जा रहा हूं, जो 2.5 किलोमीटर है, जहां रूफटॉप से मैं पिचोला लेक देख ही रहा होता हूं कि मेरा फोन रिंग करता है, जो एक दिन पहले मिले गोपाल का था, जिनको बाय बोले बिना ही मैं मॉर्निंग में निकल गया था। अब दोनों भाई मुझे मिलने उदयपुर आ रहे हैं, जबकि उदयपुर वो ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं। सोचो कब अनसर्टेन कनेक्शन सर्टेन बन जाते हैं, पता ही नहीं लगता।
तो आज मैं घनघोर घाट में सनसेट एंजॉय कर ही रहा होता हूँ कि करण से मुलाकात होती है। अब 3 से भले 4 हम करण को ही गाइड बना के निकल पड़ते हैं, जो खुद रास्ता भटक जाता है। तो अब गूगल देवी को फॉलो करके आखिर हम फतेह सागर लेक पहुंच तो जाते हैं, जो खुद 4 किलोमीटर लंबी है। तो हम आज हायर करते हैं सुपर बाइक, जिसे ऐप से ही अनलॉक करके निकल पड़ते हैं फतेह सागर लेक को फतेह करने। पहले मुझे लगा था ये गियर्स हैं, जबकि ये घंटी है। मैंने मोटो व्लॉगिंग तो सुना है, लेकिन बाईसाइकिल में व्लॉगिंग को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। खैर, टाइम है थोड़ा पेट पूजा करने का, और मेरा मोमो लव तो आप सभी को पता है। कभी ऑन बाइक तो कभी ऑफ बाइक लेक की परिक्रमा करते हुए हमें बेस्ट स्पॉट मिला, जहां कब 1 बज गए हमें पता ही नहीं चला। अब पूरा उदयपुर सो रहा है और हम अपनी बाइक्स में ही हॉस्टल निकल रहे हैं। वैसे कुछ कुत्ते भी पीछे पड़े थे। शुभरात्रि। आज मॉर्निंग वर्कआउट करके टाइम था थाली के बराबर पराठे लपेटने का, जिसके बाद हमारी सुपर बाइक्स अनलॉक ही नहीं हुई। तो बगल में ही हम सिटी पैलेस निकल गए, जिसका टिकट 300 रुपये था, जो अब मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। बजट ट्रिप में कुछ छोड़ना पड़ता है, आज पता चला। लेकिन गुस्सा तब आया जब 2 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद भी हमारी बाइक्स अनलॉक नहीं हुई। खैर, गोपाल की धन्नों में मैं जा रहा हूँ बाइक पॉइंट, जहाँ पता चला इनकी ऐप आज शाम 5 बजे तक अंडर मेंटेनेंस है। तो अब दिल को छोटा ना करते हुए हम तीनों जा रहे हैं उदयपुर के सबसे ऊंचे पॉइंट, जहां मेरी टोपी उड़ते उड़ते बची, बकरी टकराते टकराते बची, हम खुद पुलिस से बचे और आखिर में पहुंच गए सज्जनगढ़, जहां थोड़ा पैदल चलना पड़ा। अब ट्रिपलिंग कहीं अलाउड नहीं है, जो फिलहाल तो हमारी मजबूरी है। इस चढ़ाई को देख के लगा सुबह सही हुआ हमारी साइकिल अनलॉक नहीं हुई। कभी कभी कुछ सही के लिए भी होता है। 3 इडियट्स की तरह ट्रिपलिंग करके हम पहुंचे सज्जनगढ़, जिसे मानसून पैलेस भी कहते हैं, क्योंकि अरावली की चोटी में इसे मानसून के बादलों के मूवमेंट देखने के लिए 1884 में बनाया गया था। यहाँ से उदयपुर शहर का व्यू और सनसेट बहुत ही जबरदस्त दिखता है। मैं पैलेस में एंट्री कर ही रहा होता हूँ कि मुझे आंटी मिली, जिन्हें ऐसे ही मैंने बोला, आंटी कौन से गढ़वाल से हो, और वो सरप्राइज हो गई। मेरे को पहाड़ी पहाड़ी मत बोलो, मैं देहरादून वाला हूँ। जब बोला मैंने कहा पहचाना कैसे, बल में पौड़ी का। अब मैं वहीं पर खड़ी रह गई पौड़ी और ये मुझे देख लो कि ऊपर से नीचे एडजस्ट तो नहीं रही पौड़ी। एड्रेस यहीं आगे ली ना हमने। तो पूरे पैलेस में मुझे सबसे अच्छा बैकयार्ड लगा, जहां से फीलिंग आती है OTT की, बोले तो ओवर द टॉप, जैसे हम पूरी दुनिया से ऊपर खड़े हों। खैर, जाते टाइम आंटी के हस्बैंड से भी मुलाकात हुई, जो रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में मंदाकिनी होटल चलाते हैं, जिनको बाय बोल के मैं निकल रहा हूँ, लेकिन सफर अभी बाकी है। उदयपुर में आज मैं पहुंचा सहेलियों की बाड़ी, जिसे अराउंड 1710 में राज परिवार की महिलाओं और उनकी दहेज में आई 48 सहेलियों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाया था। सोचो कितने मजे थे, तो थोड़ा मजे मैं भी ले लेता हूँ। इस डोर को क्रॉस करते साथ ही मेरे चारों तरफ बस पानी ही पानी बरस रहा था। यकीन मानिए, आंखें बंद करके फीलिंग थी जैसे मैं घर में बैठा हूँ और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। यहाँ पानी है, हाथी है, बहुत सारे गार्डन्स हैं, जिनमें 1 घंटा घूमने के बाद हम निकले मेवाड़ की शान चेतक सर्कल का चक्कर मार के थोड़ा आराम करने। खैर, सूरज डूबा और उदयपुर की गलियों में हमारी रेस दोबारा स्टार्ट हो गई, जो पेट पूजा में जाके खत्म हुई। मेरे एक्सपीरियंस में उदयपुर थोड़ा कॉस्टली है। प्रॉपर फूड के लिए थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ती है। सिंपल खाना भी बहुत कॉस्टली है। गोपाल और महेंद्र, जो अब केवल कनेक्शंस नहीं बल्कि भाई बन गए हैं, दोनों को छोड़ के कल अर्ली मॉर्निंग मुझे नई डेस्टिनेशन के लिए निकलना है। शुभरात्रि। आज 4 बजे उठ के मैं रेडी तो हो गया, बट रेलवे का कोई टिकट कंफर्मेशन का मैसेज नहीं आया। चेक करके पता लगा आज का टिकट बुक ही नहीं था। अब दिमाग का एक तरफ बोल रहा था उदयपुर ही रुक जाओ, लेकिन मैंने गो विद द फ्लो के साथ बहने का सोचा। कुछ दिन पहले तक अनजान महेंद्र भी 4 बजे उठ गया मुझे स्टेशन ड्रॉप करने के लिए। तो अब मैं रेलवे स्टेशन की जगह जा रहा हूँ बस स्टेशन, जहाँ लकीली मुझे अपनी अगली डेस्टिनेशन की बस मिल गई। लेकिन सबसे कठिन था महेंद्र को बाय बोलना। मुझे नहीं पता क्या कनेक्शन था, लेकिन कुछ दिनों बाद कोई बिछड़ता है तो लगता है सालों पुराना कोई दोस्त बिछड़ रहा है। कुछ दिनों से आंखें बंद करता हूँ तो सपना देख रहा होता हूँ, और आंखें खोलता हूँ तो सपना जी रहा होता हूँ। इतने दिनों से भागते भागते आज बस आराम करूँगा। वैसे मैं जा रहा हूँ चित्तौड़गढ़।
आज मैं जा रहा हूँ भारत के सबसे बड़े फोर्ट में, जिसकी सरकमफेरेंस ही 13 किलोमीटर है। चित्तौड़ के किले में सबसे पहले मैं गया मीरा मंदिर। यहीं पर मीराबाई के पति ने जब उनको जहर दिया था तो वो अमृत में बदल गया था। ये विजय स्तंभ है जिसे खिलजी के नेतृत्व की सेना पर विजय के स्मारक के रूप में बनाया गया था, जो आज राजस्थान पुलिस और शिक्षा बोर्ड का स्मारक चिन्ह भी है। ये गार्डन नहीं बल्कि जौहर स्थल है। पहले ये गहरा था, लेकिन कोई जानवर ना गिरे तो गवर्नमेंट ने इसे बंद कर दिया और बस ये एक कुंड छोड़ा है। यहीं पर रानी पद्मिनी की लीडरशिप में 1303 में जौहर हुआ था, जो पद्मावत मूवी में आप सभी ने देखा होगा। ये रानी पद्मिनी महल है। चारों तरफ पानी के बीच में इन्हीं सीढ़ियों में पद्मिनी बैठी थी, जिनका रिफ्लेक्शन पानी में पड़ा था, अकॉर्डिंग टू पद्मावत मूवी। मुझे हिस्ट्री की तो ज्यादा जानकारी नहीं है। सूरज गेट को पार करते साथ ही सामने था युद्ध का मैदान। 6 महीने तक खिलजी ने यहीं पर अपना डेरा डाल के किले की घेराबंदी की थी, जिससे यहाँ राशन की कमी हुई और फिर राजा रतन सिंह और खिलजी के बीच युद्ध शुरू हुआ। ये कुंभाजी पैलेस है। माना जाता है उदयपुर शहर के संस्थापक महाराणा उदय सिंह का जन्म यहीं हुआ था और उनकी जान उनकी नर्स पन्ना धाय ने अपने बेटे की बलि देकर उनको सुरक्षित स्थान में ले जाकर बचाई थी। ये फल चित्तौड़गढ़ में 30 रुपए केजी है। मेरे यहाँ तो बहुत कॉस्टली है। वैसे टेस्ट में बहुत मीठा होता है। खैर, आज मेरे सामने तो ये थाली है, लेकिन दिमाग में है एक उलझन। इसे खाऊं या नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। थाली तो दिल और जान दोनों लगा के पे ली, लेकिन मेरी टिकट यहाँ से 2 दिन बाद की है और 2 दिन मैं यहाँ क्या करूँगा? फोर्ट के अलावा और कुछ खास भी तो नहीं है। अब इसी उलझन में मैं पैदल ही 3 किलोमीटर अपने होटल पहुँच गया। थोड़ा आराम करके पता नहीं क्यों मैं उठा और निकल गया। वैसे इस होटल में कभी ना रुके। आज ऑटो वाले भाई के बगल में बैठ के सवारी की जाएगी। वैसे मैं पहुंचा हूँ रेलवे स्टेशन अपने टिकट को कैंसिल कराने। सारे टिकट मैंने एडवांस में ही देहरादून स्टेशन के काउंटर से जो बुक कराए थे। अब पहली बार स्लीपर में जो सफर करना था, पूरी ट्रिप प्रॉपर प्लान जो करी थी, लेकिन आज समझ आया अब कभी कुछ प्लान करके नहीं चलूंगा। जहाँ अच्छा लगे वहाँ और स्टे करो, वरना पहली गाड़ी से कट लो। शुभ रात्रि। चित्तौड़गढ़ को आज 2 दिन पहले ही बाय बोलना था। यहाँ मैंने तो बस पोहा लिया, लेकिन लोग पोहे के ऊपर जलेबी रखकर खा रहे हैं, जो मेरे लिए तो थोड़ा सा स्ट्रेंज है। खैर, मेरी रेस स्टार्ट हुई बस स्टेशन की, जहाँ मुझे मेरी डेस्टिनेशन की डायरेक्ट बस तो नहीं मिली, लेकिन कहीं और बीच के स्टेशन की बस में मैं सवार हो गया। एक पोहे से मेरा क्या ही होने वाला था, तो किलो के हिसाब से लिए केलों से ही काम चलाना पड़ा। ये बस दौड़ नहीं बल्कि रेंग रही थी। खैर, आखिरकार मैं पहुंचा नसीराबाद, जहां वेट करने के अलावा मुझ पे कोई और ऑप्शन भी नहीं था। 2 घंटे वेट के बाद जो बस आई, उसके अंदर जितने लोग थे बाहर उससे डबल चढ़ने का वेट कर रहे थे, लेकिन तुम्हारा भाई फिर भी अंदर घुसने में कामयाब रहा, जहां भीड़ में 2 बुजुर्ग औरतों की सांस जाते जाते बची। आखिरकार मैं पहुंच ही गया अजमेर, जहां किस्मत से पुष्कर की बस खड़ी थी, जहां पहुंचने में मुझे 30 मिनट और लगेंगे। पुष्कर में मेरा हॉस्टल 2 किलोमीटर था, तो 11 नंबर की बस से ही मैं गलियों से होता हुआ निकल गया। जहां इस कुत्ते को मेरी चप्पल से पता नहीं क्या मोहब्बत थी, वैसे ये होटल कम और बगीचा ज्यादा लगा। खैर, मेरी रेस स्टार्ट हुई पुष्कर के वाइब्रेंट मार्केट के बीच से होते हुए। मुझे लेक से सनसेट जो देखना है, तो लोकल्स ने बताया चप्पल हाथ में रखे घाट से ही चले जाओ, जल्दी पहुंचोगे। मुझे नहीं पता, कुछ तो था, एक ऐसी वाइब जिसके लिए मुझ पे वर्ड्स नहीं है। घाट में मैं पता नहीं कहाँ खो गया था। तभी सौरभ से मुलाकात हुई, जिसने मुझे पुष्कर की सारी कहानी बताई। बातों बातों में मैंने बोला बहुत दिनों से घर का खाना नहीं खाया, तो अपना होमवर्क करने जाने वाला लड़का सब छोड़ के मुझे पुष्कर की गलियों से एक भोजनालय में लाया। अब होमवर्क की जल्दी थी, तो भाई तो बिना खाए निकल गया, लेकिन 70 रुपए में घर जैसा खाना। पिछले दिनों इससे 3 गुना ज्यादा पैसे देके भी ऐसा कुछ नहीं मिला। इन्फ्लुएंसर ऐसी नॉन फैंसी जगह में आना नहीं चाहते, या सौरभ भाई जैसा कोई दोस्त उन्हें नहीं मिलता, तभी पुष्कर को बिना बात के इतना महंगा बोलते हैं। क्या आपको पता है पूरी दुनिया को रचने वाले ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर क्यों है? और है भी तो पुष्कर में ही क्यों? नहीं पता? चलो मैं बताता हूँ। ब्रह्मा जी ने संसार रचने से पहले यज्ञ करना था, तो कमल फूल धरती पर भेजा, जो पुष्कर में आया। अब कमल बिना पानी के तो नहीं रहता, तभी यहाँ पुष्कर यानी तालाब है। ब्रह्मा जी को यज्ञ तो करना था, लेकिन वो धर्म पत्नी के बिना यानी सावित्री जी के बिना पॉसिबल नहीं था, और सावित्री जी ने रेडी होके आने में लेट कर दी। तो ब्रह्मा जी ने एक ग्वाल लड़की को गाय के मूत्र से 3 बार शुद्ध और अपनी धर्मपत्नी बनाया, तभी उनको गायत्री बोलते हैं, और बगल में बैठा के यज्ञ शुरू कर दिया। तभी वहाँ सावित्री जी आ गई और अपने पति के बगल में किसी और स्त्री को देखकर आग बबूला होकर उन्होंने श्राप दिया कि ब्रह्मा जी का यहाँ के अलावा और कहीं कोई मंदिर नहीं होगा और ना पूजा होगी। मुझे इतनी नॉलेज देने के लिए एक दिन पहले मिले सौरभ भाई का थैंक्स।
मुझे आज ऐसी जगह जाना है जहां डायरेक्ट कुछ नहीं जाता। मेरे होटल में एक दिन पहले मिले सौरभ भाई ने बोला, अरे परेशान मत हो, मैं छोड़ता हूँ। जहां जाना है वो पास में नहीं है बल्कि 42 किलोमीटर है। खैर मुझे लगा था सौरभ भाई हाईवे में उतारेंगे, वहां से 7-8 किलोमीटर मुझे पैदल या लिफ्ट लेके जाना पड़ेगा। लेकिन पता नहीं क्या कनेक्शन था, भाई पूरा अंदर आया और बिना किसी फॉर्मेलिटीज के एक कॉल में एंट्री भी करा दी, जबकि यहाँ एंट्री में परमिशन का ड्रामा होता है। तो आज मैं किशन नगर डंपिंग यार्ड में आया हूँ। यहाँ मार्बल की सबसे बड़ी मंडी है। सोचो एक मार्बल का डंप कितना खूबसूरत हो सकता है। और पिट में जो बारिश का पानी क्रिस्टल क्लियर है, फीलिंग पूरी लद्दाख की पेंगयोंग लेक की है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था राजस्थान में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा। बहुत सारी फोटोज और वीडियोज शूट करके सौरभ भाई ने वापस मुझे हाईवे पर नहीं छोड़ा कि कोई बस वाला क्या पता यहाँ ना रोके, बल्कि पूरा स्टेशन आए। पता नहीं क्या कनेक्शन था। सौरभ भाई को बाय बोल के मैं जा रहा हूँ वापस पुष्कर। पता नहीं फिर दोबारा मुलाकात होगी भी या नहीं। पुष्कर में आज होटल चेंज करने की बारी थी। 2 किलोमीटर पैदल चल के न्यू होटल में चेक इन करके मैं एक बार फिर पुष्कर की गलियों में निकल गया। 2 बार अगर आप इन गलियों से गुजरो तो खुद को कुछ खरीदने से रोक नहीं पाओगे। यहाँ आके पता चला कुछ तो ऐसा है कि लोग 2 दिन के लिए यहाँ आते हैं और महीने तक यहीं रुक जाते हैं। खैर अगली मॉर्निंग टाइम था कुछ उलझनों को सुलझाने का, क्योंकि आज मुझे निकलना है मेरी अगली डेस्टिनेशन के लिए। अब बस स्टैंड में मैं बस का वेट कर ही रहा होता हूँ कि एक टैक्सी आके रुकती है। अब सारा लगेज बैक सीट पे और मैं खुद फ्रंट सीट में बैठ के जा रहा हूँ अजमेर रेलवे स्टेशन, जहाँ से आज मुझे पिंक सिटी की ट्रेन पकड़नी है। खैर ये मैं हूँ, ये पीछे ट्रेन है, लेकिन दिमाग में एक थॉट है। टाइम कैसे पंख लगा के उड़ गया, लग रहा है कल ही तो आया था। ये जर्नी बस ऐसे ही चलती रहे, रोज नई जगह, रोज नए लोग, रोज नए कनेक्शंस और रोज नए एक्सपीरियंस। ये जर्नी अब अपने अंतिम पड़ाव में है। जयपुर स्टेशन से रैपिडो में मैं जा रहा हूँ अपने होटल, लेकिन रास्ते में मुझे पता चला जयपुर में मेट्रो भी है। खैर मैं होटल पहुँचा जहाँ का माहौल कुछ ऐसा था। अब मुझे तो कार्ड्स खेलने आते नहीं, तो मैं अकेले जयपुर की सड़कों को एक्सप्लोर करने निकल गया, जिसके लिए थोड़ा एनर्जी ड्रिंक तो लगेगी। पैदल टहलते टहलते मुझे पता ही नहीं लगा कब मुझे सब पिंक ही दिख रहा था। तब लोकल से पूछने पे पता चला ये वही पिंक सिटी है जिसे देखने मैं इतनी दूर आया हूँ। ये त्रिपोलिया गेट है जो शायद राज परिवार के लिए ही खुलता है। हम जैसे आम इंसान को तो घूम के जाना पड़ता है। खैर और आगे बढ़ा और मैं हवा महल पहुंच गया, लेकिन जब वापस होटल की लोकेशन डाली तो 3.5 किलोमीटर दूर था। इतनी रात को अब रेस स्टार्ट होती है वापसी की, जहां रास्ते में लोग मोटी मोटी जैकेट्स पहने हुए हैं और मैं आइसक्रीम पेल रहा हूं। शायद पहाड़ों से होने का फायदा यही होता है। शुभ रात्रि, मिलते हैं कल। जयपुर में पहली सुबह मैं पराठे खा ही रहा होता हूँ कि ये अंकल बोलते हैं, वैसे तो लगता है अंग्रेजी हो भाई साहब। पता नहीं क्यों पूरे राजस्थान में मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। आज मुझे निकलना है हवा महल, लेकिन आज पैदल नहीं लोकल सवारी की जाएगी। खैर टिकट लेके एंट्री करते साथ ही मेरा स्वागत इस संगीत के साथ हुआ। ग्राउंड फ्लोर में कुछ खास नहीं था और आज तो फाउंटेन भी बंद था। ऊपर के दोनों फ्लोर में भी कुछ खास नहीं था सिवाय इन झरोखों के। पर्दा सिस्टम होने के कारण औरतें मार्केट नहीं जा सकती थी, तो वो यहाँ से ही बाहर के नजारों को एंजॉय करती थी। लेकिन मजाल है बाहर से यहाँ कुछ दिख जाए। अपने नाम से बिल्कुल उलट यहाँ हवा का नामो निशान तक नहीं था। तब पता चला 953 खिड़कियाँ हैं, इसलिए इसका नाम हवा महल है। सबसे जबरदस्त टॉप फ्लोर था जहाँ से पूरा जयपुर एक साथ दिखता है। मैं निकलने ही वाला था कि नजर पड़ती है कई 100 साल पुरानी मूर्तियों में। सोचो कितनी मेहनत से केवल छेनी हथौड़ी से बड़े बड़े पत्थरों पर नक्काशी की जाती रही होगी। खैर अब समय हो चला है अगली जगह जाने का। मिलते हैं कल। हवा महल की हवा खाने के बाद टाइम था मात्र 20 रुपए में जयपुर की नंबर 1 टूरिस्ट जगह आमेर फोर्ट का। नीचे से फोर्ट दिखता पास है, लेकिन चढ़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। तो अपनी शक्तियों को एक बार फिर इकट्ठा करके मैं वापस चढ़ाई में लग जाता हूँ। लेकिन मैं अकेला नहीं, बल्कि मेरे साथ इस बार हाथी राजा भी मस्ती में चढ़ रहे हैं। 100 रुपए का टिकट लेके मैं जैसे ही एंट्री करता हूँ, चारों तरफ बस शूटिंग ही चालू थी। जहाँ सब अपने भारी भरकम हथियारों और टीम के साथ लगे थे, वहाँ मैं अकेला मेरे छोटू के साथ था। वैसे आमेर फोर्ट राजा मानसिंह ने बनवाया था, जिनकी 12 पत्नियां थी, तो उनके 12 बेडरूम भी थे। मजे की बात यह है सारे बेडरूमों का दरवाजा केवल राजा के बेडरूम में ही खुलता था। सबसे खास है यहाँ शीश महल, जिसके लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है। आपको इसकी भव्यता देखने के लिए खुद यहाँ आना पड़ेगा। वैसे ये फोर्ट बाहर से भी कम खूबसूरत नहीं है, नीचे पानी में मगरमच्छ भी हैं।
टॉप से अरावली की पहाड़ियों में फोर्ट की बाउंड्री देखने लायक है। सभी बच्चों को बाय बोल के निकलने का टाइम था, तभी मुझे आकर्षित करता है ये पपेट शो, जिसको देख के आगे बढ़ते साथ ही मेरे सामने थी मुझसे भी बड़ी कढ़ाई, जिसे जोधा अकबर मूवी के लिए यहाँ लाया गया था। तब से ये इसी फोर्ट की हो चुकी हैं। लोकल बस में आज ड्राइवर के बगल में बैठ के मैं जा रहा हूँ जल महल, लेकिन उससे पहले सूखे गले को थोड़ा गीला कर लिया जाए। लेकिन पेट के चूहे अभी भी जोर जोर से कूद रहे थे। तभी मुझे बोर्ड दिखा, मात्र 8 रुपए में लंच। अब जहाँ पानी की बोतल भी 20 रुपए की है, देखते हैं 8 रुपए में क्या ही मिलेगा। लेकिन ऐसा एक्सपीरियंस होगा कभी ये मैंने सोचा नहीं था। खैर, अब बारी थी जल महल की, जो मानसागर लेक के बीचों बीच खड़ा है। लेकिन मजे की बात ये है, इसके नीचे के 2 फ्लोर हमेशा पानी में डूबे रहते हैं। जल महल को टाटा करके मैं निकल गया सिटी पैलेस के लिए, जहाँ का टिकट 300 रुपए था। अब 8 रुपए का लंच करने वाला लड़का इसे स्किप करके सामने 50 रुपए का टिकट लेकर जंतर मंतर के अंदर घुस गया, जहाँ अंधेरे में मैं अकेला था। वैसे यहाँ से समय मापा जाता है, जो रात में तो पॉसिबल नहीं है। तो मेरे घुमक्कड़ पैर एल्बर्ट हॉल की तरफ मुड़ गए, जहाँ रात में एंट्री तो नहीं कर पाया, लेकिन बाहर से देखने लायक है। शुभ रात्रि। मैं हिंदी कैसे बोल रहा हूँ, अंग्रेजों का तो। मॉर्निंग वर्कआउट करके आज टाइम था बहुत सारा काम निपटाने का, जिसके चक्कर में आज ब्रेकफास्ट नहीं डायरेक्ट ब्रंच हुआ। जिसके बाद 30 रुपए की एसी बस में सवार होकर मुझे 9 किलोमीटर जाना है, लेकिन बस से उतरने के बाद मुझे 1 किलोमीटर पैदल ही चलना पड़ा। जयपुर के सबसे सुंदर रास्ते से होता हुआ आज मैं पहुंचा हूँ जवाहर सर्कल, जो एशिया का सबसे बड़ा सर्कल पार्क है। वैसे इस सर्कल गार्डन का एंट्रेंस है पत्रिका गेट, जो इंडिया का सबसे ज्यादा फोटोग्राफी स्पॉट है। तभी यहाँ चारों तरफ इतने प्री वेड चालू थे जिनको मैं काउंट तक नहीं कर पाया। जैसे ही मैं बैक साइड गया, वहाँ क्रिकेट चल रहा था। मैंने कभी सोचा तक नहीं था ऐसे मॉन्यूमेंट में एक दिन मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा। खैर, पार्क में घूमते हुए चारों तरफ बस कपल्स ही थे। अपना क्या, सिंगल्स सोलो ही निकलते हैं। तभी मुझे ये भाई लोग मिले जिन्होंने मेरे साथ रील्स बनाई, जो आज तक मुझे नहीं दिखाई है। इस सब के बाद पत्रिका गेट के आगे बैठकर मैं सोच ही रहा होता हूँ अब क्या, तभी एक कॉल आता है। पत्रिका गेट में मुझे कॉल आता है कुछ दिन पहले पुष्कर में मिले सौरभ भाई का, और बोले जहाँ हो वहीं रुको। कुछ ही मिनटों बाद सौरभ भाई अपनी मम्मी और चाची को लेकर मुझे पिक करने आ गए। कुछ फैमिली फोटोज क्लिक करके पत्रिका गेट को टाटा बाय बाय बोल के हम आंटी को ड्रॉप करने निकल गए, क्योंकि एक अनजान शहर को घूमने का बेस्ट तरीका है एक लोकल दोस्त और गाड़ी। जिसका सबसे पहले ब्रेक लगा के भाई एक मीठा मक्खन लाया, जिसका टेस्ट ऐसा था जो मेरी जीभ में है, लेकिन उसके लिए कोई वर्ड्स मुझ पे नहीं है। आपको खुद टेस्ट करने जयपुर आना पड़ेगा। समय हो चला था होटल से चेकआउट करके बैग गाड़ी में रखने का। रात की ट्रेन है और अपनी हरकतें देख के लग रहा है कहीं ट्रेन ना छूट जाए। वैसे ये अविकुल भाई पेशे से पॉलिटिकल लीडर हैं, लेकिन फिलहाल हमारे सारथी बन के हमें ले जा रहे हैं जयपुर की हाईएस्ट पीक पर, जहाँ से जयपुर रात में लगता तो जबरदस्त है, लेकिन उसके लिए खड़ी चढ़ाई पैदल ही चढ़नी पड़ती है। मैंने जयपुर की बेस्ट मेमोरी को कैद करने के लिए रात में चढ़ाई तो स्टार्ट कर दी, लेकिन थक हार के बीच में ही बैठ गया। दिमाग का एक हिस्सा बोल रहा था वापस चलो, ट्रेन छूट जाएगी। घड़ी में समय मानो पंख लगा के उड़ रहा था, लेकिन तुम्हारे भाई ने दिल की सुनी और अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा करके गणपति बप्पा का नाम लेके गढ़ गणेश की चढ़ाई स्टार्ट कर दी। वैसे जयपुर शहर की फाउंडेशन रखने से पहले सवाई जयसिंह ने लगभग 300 साल पहले इस मंदिर की स्थापना की थी। ऊपर से रात में जयपुर शहर की भव्यता देखकर थकान का पता ही नहीं चला। मन तो था थोड़ा और देर यहीं रुक जाओ, लेकिन समय के साथ मुझे भी भागना था। रात में जयपुर की सड़कों से गुजरना अपने आप में ही एक अनुभव है। भागते भागते हमारे ब्रेक लगते हैं देश के दूसरे सबसे बड़े मॉल WTP में। वैसे पहले ये फर्स्ट नंबर पर था। अंत में सौरभ और अनमोल भाई को ना चाहते हुए भी बाय बोलना पड़ा, जिनके बिना जयपुर नहीं लगता। वैसे इन्होंने मुझे 2 स्टेशन आगे छोड़ा, क्योंकि जयपुर स्टेशन से मेरी ट्रेन छूट गई थी और मेरा टिकट भी कंफर्म नहीं था। मैं सोच ही रहा होता हूँ पूरी रात बैठकर बितानी पड़ेगी। तभी एक अनजान अंकल बोलते हैं, बेटा पैरों की तरफ से लेट जा, कब तक बैठा रहेगा। पूरे राजस्थान की रेत समेटे हुए घर आकर पता चला इतने दिनों से घर बंद होने के कारण हर जगह बस धूल ही धूल थी। तो अब समय आ चला था थोड़ा सफाई अभियान चलाने का। अब कल एक और ड्रीम डेस्टिनेशन के लिए जो निकलना है। राजस्थान तो पूरा देख लिया, थोड़ा अपना उत्तराखंड भी जी लेते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी देहरादून की खुशबू न समेटी तो क्या किया। इतने दिनों से सोलो घूमते घूमते कल अकेले नहीं, बल्कि अपने एक सब्सक्राइबर को साथ ले जा रहा हूँ। और हाँ, कल ना ट्रेन का स्लीपर कोच होगा और ना कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब कल की कल पर छोड़ते हैं, फिलहाल टाइम हो चला है थोड़ा धमाल मचाने का।
रात 1 बजे धमाल मचाने के बाद इतनी सफेद स्वेटर पहन के क्या कभी आपने स्टेफनी चेंज की है? शुभ रात्रि, नए सफर पर चलते हैं कल। महीनों बाद अपनी लाडली की धूल साफ की, अब पहाड़ों में जो जाना है, लेकिन आज अकेले नहीं बल्कि अमरीश भाई को साथ लेके निकल रहा हूँ, जो स्टार्टिंग डे से इस YouTube फैमिली के सदस्य हैं। अपना पेट तो खाली है लेकिन लाडली बिना पिए एक कदम भी नहीं चलती, तो जबरदस्त नज़ारों को फील करते हुए मैं महीनों बाद राइडिंग के मजे ले ही रहा होता हूँ कि एक बच्चा जो शायद चलना ही सीख रहा था मेरी बाइक के आगे से दौड़ के रोड क्रॉस करता है। यू टर्न मार के अपन लोग ने बच्चे से पूछा घर कहाँ है, तो जवाब में बस एक इशारा मिला, जहाँ आवाज देने के बाद ये बच्ची उसे अपने साथ ले गई और हम इन नज़ारों के बीच से अपनी मंजिल की तरफ। लेकिन थोड़ा लाडली के नखरे भी तो सहने थे। पंचर मैकेनिक की दुकान के सामने हुआ, लेकिन भाई ने ट्यूब वाले टायर का पंचर लगाने से मना कर दिया। अगले मैकेनिक ने भी सेम डायलॉग चिपका दिया, जिसे थोड़ा बातों में लेके भाई पंचर लगाने में बिजी हो गया और मैं नज़ारों में। वैसे उत्तराखंड के सबसे सिस्टमैटिक हिल टाउन में जा रहा हूँ। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर को फतेह करने के बाद आज समय हो चला था उत्तराखंड के सबसे सिस्टमैटिक टाउन नई टिहरी की सबसे ऊंची चोटी डांडा चेली पर फतेह हासिल करने की। आज 2 नहीं हम 6 लोग हैं, तो लाडली को छोड़ के आज समय आ चला था अपनी दुलारी की सेवा लेने का। पूरे राजस्थान में जो मिसिंग था वो ये सब ही तो था। बहुत सारी ठंडी हवा के साथ गुनगुनी धूप सेकने के बाद टाइम था थोड़ी ट्रैकिंग का। स्पॉट में जाने के बाद मेरी परछाई मुझसे 2 गुनी थी। थोड़ा पहाड़ों वाली मैगी खुद और थोड़ी शेयर करके वापसी का टाइम था। और हाँ, जो आप लोग घरों में सजाते हैं उससे यहाँ पहाड़ों में आग सेकी जाती है। इस पहाड़ी सेफर्ड से दोस्ती करने के बाद समय है डूबते हुए सूरज को देखते हुए दुलारी की सवारी का, जिसका ब्रेक लगता है इस विंटर लाइन को देखने के लिए। हजारों रुपए खर्च करके जिसे देखने लोग आते हैं, वो विंटर लाइन हमारे पहाड़ों में हर कदम पर दिखती है। शुभ रात्रि, मिलते हैं कल। आज नई टिहरी को बाय बोल के मैं निकल रहा हूँ मेरी ड्रीम डेस्टिनेशन के लिए। थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि एक फैमिली ने लिफ्ट मांगी, जो पहाड़ों में नॉर्मल है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पे चुनिंदा गाड़ियाँ जो हैं। खैर, ड्राइविंग से ज्यादा मेरा ध्यान टिहरी झील को निहारने में था। वैसे ये एशिया की सबसे हाइट में स्थित झील है। पेट पूजा के लिए गाड़ी रोकी, लेकिन आंटियों के माल्टे की खुशबू नाक में ऐसी गई कि मैं उनसे मांगे बिना रह नहीं पाया। क्या कभी आपने ऐसी लोकेशन में नाश्ता किया है? इसे इंडिया का मिनी मालदीव भी कहते हैं। आप इसे निहारिए, लेकिन मुझे बहुत दूर जाना है। कुछ दूर पहुंचते ही एक और लड़की ने लिफ्ट मांगी, जो सुबह 9 बजे से बस का वेट कर रही थी। कभी आपने गाड़ी के बराबर चौड़ाई के हिलते हुए पुल से गाड़ी ड्राइव की है? हार्ट बीट डबल हो जाती है। अब इस कन्या को छोड़ के इस दुर्गम रास्ते से हम जैसे ही आगे बढ़े, बोड़ा ने लिफ्ट मांग ली। गढ़वाली में बोड़ा सीनियर मोस्ट पर्सन को बोलते हैं, जिनको ड्रॉप करने के बाद आज का पड़ाव है उत्तरकाशी, जहाँ पहुँचने में ठंड और रात दोनों बहुत हो गई। शुभ रात्रि, मेरी रात लंबी होने वाली है। आज मैं हूँ उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। लोकल मार्केट में चहलकदमी करते हुए पता चला आज संडे है, तभी पूरे मार्केट में मानो जैसे सांप सूंघ गया है। लेकिन जब सारे दरवाजे बंद रहते हैं तब हमेशा एक दरवाजा खुला रहता है, भोलेनाथ का। तो मैं एंटर कर रहा हूँ विश्वनाथ मंदिर में, जहाँ सबसे पहले दर्शन हुए महादेव के विशाल त्रिशूल के। मेन मंदिर में एंटर करते साथ ही नंदी सामने अपने महादेव को निहार रहे थे, जिनके कान में विष मांगकर मैं भी दर्शन के लिए चल पड़ा। यहाँ शिवलिंग उत्तर दिशा की तरफ झुका है, इसी वजह से इसे उत्तर की काशी बोलते हैं और इस टाउन का नाम पड़ा है उत्तरकाशी। मंदिर की परिक्रमा करते हुए छोटा भाई भी मिल गया और अब 2 से भले 3 गलियों से भ्रमण करते हुए समय था आराम करने का। लेकिन मेरे घुमक्कड़ पैर रात होते ही भाई की बाइक में सवार होकर निकल गए उत्तरकाशी का रात में टॉप से व्यू देखने। कल अर्ली मॉर्निंग उस पड़ाव के लिए निकलना है जिसके लिए इतनी दूर ड्राइव करके आया हूँ, तब भी आधा सफर ही तय हो पाया है। सूर्यदेव से भी जल्दी उठकर आज ड्राइव करना है उत्तराखंड के सबसे सुंदर रास्तों में से एक में। वैसे ये देवभूमि के पहाड़ हैं, जितने सुंदर हैं उतने ही खतरनाक भी। मानो हर मोड़ परीक्षा लेने के लिए पहले से तैयार बैठा हो। आज सोचा था कंटिन्यूअस चलेंगे, जो हर मोड़ के साथ बढ़ती सुंदरता में तो पॉसिबल नहीं था। तो घड़ी में पंख लगाकर उड़ते हुए समय की परवाह ना करते हुए आज हर एक ठंडी की बूंद को फील किया जाएगा। लेकिन हाथ स्टीयरिंग पर भी जमे रहे तो गर्माहट भी जरूरी है। चलते चलते इस व्यू पर पहुंचकर दिमाग में बस यही चल रहा था, ये रियल है या किसी ने ब्रश से पेंटिंग की है
इससे ज्यादा आश्चर्यचकित किया गंगनानी के इस प्राकृतिक गर्म कुंड ने, जहाँ से सर्दी में भी गर्मी का एहसास लेकर इस दुर्गम रास्ते पर अपनी रेस फिर शुरू हुई, जिसके ब्रेक सुखी टॉप पर पेट पूजा करने के लिए लगे। ये जगह सेब के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन आजकल पेड़ों में पत्ते तक नहीं है तो सेब क्या ही मिलेंगे। दुर्गम रास्तों पर मशक्कत करने के बाद आखिरकार मुझे मेहनत का फल मिला। यकीन मानिए, इससे मीठा सेब कभी लाइफ में नहीं खाया। इस मिठास को मुंह में लिए खतरनाक रास्तों पर अपनी ड्राइविंग का कौशल दिखाकर मैं आज पहुंचा हूं हरसिल, लेकिन मंजिल अभी और आगे है। आज मैं हूं समुद्र तल से 9000 फीट ऊपर हरसिल गांव में। वैसे ये गांव कम और सैन्य छावनी ज्यादा है। ये जगह मेजर एप्पल ग्रोइंग जोन है, जहां 19वीं शताब्दी में एक ब्रिटिशर ने पहला सेब का पेड़ प्लांट किया था, जिसके सारे सेब झाड़ने के बाद समय आ चला था ठंड से बचने के लिए भेड़ की ऊन से बने कपड़ों की शॉपिंग का। असली में बहुत हैवी, गरम, यूनिक और वैल्यू फॉर मनी है। इस छोटे से गांव का हर मकान पीले रंग से रंगा है। तो इस येलो सिटी के बीच से कदमताल करते हुए, उड़ा देने वाली हवा को चीरते हुए मैं पहुंचा हूं बगोरी गांव, जो एक जनजाति गांव है। यहाँ के लोग भेड़ की ऊन से हाथों द्वारा वस्त्र बनाते हैं, जो कुछ मिनट पहले मैंने लिया है। यहाँ हिंदू मंदिरों के साथ बुद्ध मंदिर भी है। 2017 में इंडिया गवर्नमेंट की नमामि गंगे योजना में इसे पहला गंगा ग्राम घोषित किया था। मजे की बात यह है, यहाँ से केवल 18 किलोमीटर ट्रैक करके मैं हिमाचल के आखिरी गांव चिटकुल तक जा सकता हूँ, किंतु अपनी इन भावनाओं को काबू में रखकर समय था वापसी का। अब रात को साथी तो सो जाएंगे, लेकिन मेरी रात हमेशा की तरह लंबी ही होती है। शुभ रात्रि। मेरे चेहरे की खुशी बता रही है आज ड्रीम डेस्टिनेशन जाना है। दुर्गम रास्तों के बावजूद रफ्तार से मैं गरतांगली तो पहुंच गया, लेकिन गेट पे लगे ताले ने दिल तोड़ दिया। आजकल ये बंद रहता है, अब अप्रैल के बाद ही ओपन होगा। बिना प्री प्लानिंग के ऐसा ही होता है। क्या कभी 300 किलोमीटर से ऊपर खतरनाक रास्तों से ड्राइव करते हुए हजारों रुपए खर्च करके आप बड़े मन से कहीं गए हो और आपका कटा है? आज मेरा कटा है। अब दिल को छोटा न करते हुए जो है उसे एंजॉय करते हैं सोचकर मैं भैरव पुल चल दिया, जो इंडिया के सबसे हाइट में स्थित पुलों में से एक है। वैसे गरतांगली पुल 150 साल पहले इंडिया तिब्बत के बीच व्यापार के लिए बनाया था। लोकल्स भी नेलोंग गांव जाने के लिए इसका यूज करते थे। 1962 में इंडिया चाइना के वार के बाद यूज में न आने से ये बंद हो गया था, लेकिन 2021 में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इसे टूरिस्ट के लिए खोल दिया। 11,000 फीट ऊपर खड़ी चट्टान को काटकर बना ये पुल खुद में अजूबा है, जिसे देखने का सौभाग्य तो आज नहीं मिला। सह लेंगे थोड़ा, शायद ऊपर वाले ने नेक्स्ट टाइम के लिए कुछ बड़ा लिखा हो। ऋषिकेश में गंगा में डुबकी बहुत मारी है, लेकिन यहाँ से ज्यादा साफ गंगा कहीं हो ही नहीं सकती। इतनी ठंड में नदी में हाथ डालना ही मुश्किल है, डुबकी लगाना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अब घर वालों के लिए गंगा जल जो ले जाना है, यकीन मानिए इससे ज्यादा ठंडा पानी आज तक फील नहीं किया। अब ग्लेशियर से मेल्ट होते साथ ही जो मैंने छुआ है, तो थोड़ा हाथ रगड़ के हाथों का दिमागी संतुलन लाना भी जरूरी है, जिसके बाद अपनी दौड़ शुरू होती है। अब सामान लेकर आज वापस जो निकलना है, तभी नजर पड़ती है इस पोस्ट ऑफिस में, जहाँ 1985 में राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग हुई थी, जिसका बाकायदा फ्लेक्स एज एन अचीवमेंट यहाँ लगा है। लेकिन मेरा फोकस है जल्दी से यहाँ से निकलने में। ये दुर्गम रास्ते जितना जल्दी कटे उतना अच्छा है, लेकिन पेट पूजा भी जरूरी है। सोचा था आज कहीं नहीं रुकेंगे, लेकिन ऐसे नजारों में दिल दिमाग पर हावी हो ही जाता है। उत्तरकाशी में भाई को छोड़ के हम आगे बढ़े ही थे कि आंटियों ने लिफ्ट मांगी, जिनके बैग से अरसों की खुशबू ऐसी नाक में गई कि मैं मांगे बिना रह नहीं पाया। आंटियों के उतरते साथ ही ये नन्हे मुसाफिर सवार हो गए। आज का ठिकाना है नई टिहरी। शुभ रात्रि, मिलते हैं कल। सोलो घूमते घूमते आज अकेले नहीं, उनको साथ ले जा रहा हूँ जिन्होंने घूमना चलना और घूमना दोनों सिखाया था, पापा जी। जितने खराब उतने ही सुंदर रास्तों से होते हुए आज अपने ब्रेक लगे हैं टिहरी झील में, जहाँ फ्लोटिंग ब्रिज में मेरी चहलकदमी चल ही रही थी कि पीछे से गार्ड ने सीटी बजाकर वापस बुला लिया। अब बिना वाटर स्पोर्ट करे ये अलाउड नहीं है। जिसके मूड में ना मैं हूँ ना पापा, तो थोड़ी फोटो खींचकर और थोड़ी पापा से मेहनत करा के अपन दोनों निकल पड़े जहाँ के लिए एक्चुअली में निकले थे। जी हाँ, यह है इंडिया का सबसे बड़ा मोटरेबल सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज, जो लगभग 3 करोड़ में बना है। अंधेरा होने से पहले गाड़ी दौड़ाकर अपन यहाँ पहुँचे और निकलने ही वाले थे कि पता चला अंधेरा होते ही इसमें लाइट भी जलती है। तो फिर क्या था, आज सब्र का फल मीठा नहीं चमकदार होने वाला है। लेकिन बस इस लाइट के लिए इतना दूर रुके, अब मूड खराब होने ही वाला था कि एकदम से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। मुझे अंधेरे में ड्राइव करके बहुत दूर जाना है। शुभ रात्रि, मिलते हैं कल। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आई। अब मैं बिजी जो था केक काटने में, लगाने में। एक पार्टी खत्म तो दूसरी स्टार्ट, दूसरी खत्म तो तीसरी शुरू। इतना केक पेला है, कहीं पेट में केक का पेड़ ही ना उग गया हो। केक से बोर हुआ तो सनसेट और क्रिकेट मैच का लुफ्त उठा के घर पहुंचा ही था कि अब बारी थी
सबसे छोटे बच्चे के केक की। लेकिन उससे पहले समय हो चला था थोड़ा खुद की ग्रूमिंग का, जिसके बाद समय था थोड़ा धमाल मचाने का। इस पार्टी से एक बात बहुत अच्छे से समझ में आई, पार्टी ऑर्गेनाइज करने से ज्यादा मुश्किल होता है आए हुए गिफ्ट की देर रात तक बैठ के अनबॉक्सिंग करना। जिसकी थकान के उस पार इंतजार कर रहा था हमारी लाइफ के मेन हीरो हीरोइन का एनिवर्सरी केक। अब एक दूसरे को देखो। कल से चलते हैं सोच से भी ज्यादा लंबे सफर पर। इस बार जहां एक तरफ मेरे बैग पैक हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ घर वालों के मन में थे कुछ सवाल। मुझे ऐसे लग रहा है कि तू पूजा के यहाँ जा रहा है। पैकिंग हो गई? पैकिंग जा रहा है। कहाँ जा रहे हो? अब इनका जवाब तो मुझे खुद नहीं पता, तो शांति से अपन निकल रहा है अपनी सोच से भी दूर। बस में बैठ के मैं निकला ही था कि टोल में पता नहीं कहां से लोग आते हैं जो चंद पैसों के लिए और लोगों को भी लेट कराते हैं। खैर मेरे बस के चालक ने मामला सलटाया, बस स्टार्ट हुई और मैं पहुंच गया हरि के द्वार। पता नहीं क्या संयोग है, मेरी हर यात्रा का शुभारंभ यहीं से होता है। लेकिन इस बार ना स्टेशन में भीड़ थी ना प्लेटफॉर्म पर। इंतजार खत्म हुआ, मेरी लौहपत गामिनी समय पर थी। लेकिन ये कौन लोग हैं जो हर स्टेशन में बस दौड़ने का काम करते हैं? अपनी बर्थ में सेटल होने पर पता चला सहयात्री एक आर्मी ऑफिसर हैं। आज के बाद पता नहीं कब घर का खाना नसीब होगा। शुभ रात्रि। 10 घंटे से ऊपर का सफर है, पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाएगी। अर्ली मॉर्निंग आज मेरी लौहपत गामिनी के ब्रेक लगे हैं भारत के मुकुट कश्मीर में। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा इससे सुंदर स्टेशन मैंने आज तक नहीं देखा। खैर भीड़ का हिस्सा बन के होटल में आराम करने के प्लान को विश्राम देकर मैं निकल पड़ा माता के दर्शन करने। वैसे मैं कुछ और काम के लिए आया था, लेकिन आज का दिन फ्री है, शायद माता का बुलावा जो आया है। 3 किलोमीटर कदमताल करके लंबी लाइन पार करने के बाद पता चला अभी 14 किलोमीटर और चढ़ाई करनी है। ऊपर से मेरा कैमरा भी सिक्योरिटी ने रखवा दिया। अब एक दिन में अप डाउन करना है तो पहला ख्याल आया घोड़े का, जिसका एक तरफ का प्राइस सुन के ख्याल 1 सेकंड में गायब हो गया। पहाड़ी आदमी हूँ, स्लोप के बदले शॉर्टकट सीढ़ियों से 2 छलांग में ऊपर। लेकिन इन अनगिनत सीढ़ियों में जोश दुगनी स्पीड से ठंडा पड़ा, जिसे पुनर्जीवित करने में 2 स्टिंग और 3 रेड बुल लगी। स्पीड से चढ़ाई के बाद काउंटर से टिकट लिया, 5 घंटों की वेटिंग थी। पता चला ये अर्धकुमारी है, जितना आया हूँ इतनी ही चढ़ाई बाकी है। अब और ऊपर जाऊं या यहीं से वापस लौट जाऊं? कसमकस के बीच मैंने डिसाइड किया माता के दर्शन किए बिना तो मैं नहीं जाऊंगा। कदमताल करने के बाद आज अपन ने हेलीकॉप्टर को भी नीचे छोड़ दिया। पैदल चढ़ाई का एक फायदा जो ये प्रसाद मिला, लाजवाब टेस्ट के साथ कुछ तो शक्ति थी कि वेंटिलेटर में पहुंच चुके पैर बिना थके और बिना रुके 3 किलोमीटर चुटकी बजाते ही चढ़ गए। और सामने था माता का भवन। लॉकर में सामान रख के गुफा में होते हुए दर्शन तो किए, लेकिन फिर पता चला ये दर्शन तब तक अधूरे हैं जब तक भैरवनाथ के दर्शन ना करें। फिर क्या, लाइन में लग के अब समय था रस्सी से लटकने का। दर्शन करके पेट के चूहों को शांत करा के समय था वापसी का। अंकल तो महाराजा की तरह निकल लेंगे, लेकिन अपन को 11 नंबर की बस से निकलना है। पर आज सूरज देवता के साथ अपनी रेस है, इनके डूबने से पहले अपन को वापस पहुंचना है। लेकिन पैरों के वेंटिलेटर में पहुंचते ही रेस गई तेल लेने। अब पैरों का दिमागी संतुलन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। शुभ रात्रि। होटल तक 3 किलोमीटर कदमताल और बाकी है। आज गुड मॉर्निंग नहीं गुड आफ्टरनून हुई। एक दिन पहले 34 किलोमीटर पैदल यात्रा ने कुछ तो आज अपना साइड इफेक्ट दिखाना था। आंखें खुलने का नाम नहीं ले रही, पैर चलने का नाम नहीं ले रहे। जहां हर कोई दौड़ रहा है मैं रेंग रहा हूँ। तभी अपन को दिखा 100% चक्की आटे की रोटी। फिर क्या, मैं जुड़ गया अपनी शक्तियों को पुनर्जीवित करने में। वैसे मैं हूँ जम्मू कटरा में, जहाँ IPL में रिंकू के छक्कों में पूरा इंडिया झूम रहा है। वहीं यहाँ की अपनी कटरा प्रीमियर लीग है। और मार्केट में जैसे ड्राई फ्रूट्स की बाढ़ आ गई हो, जिसमें ये मलूक जो बेर को सुखा के बनाते हैं और सारगुड़ी जो सेब को सुखा के बनता है, इन दोनों के टेस्ट ने सारे ड्राई फ्रूट्स को धोबी पछाड़ दिया। खैर समय हो चला था असली केसर की पहचान का हुनर सीख के कुछ काम निपटाने का। अब आप लोग तो सो जाओगे, लेकिन मुझे निकलना है। 2 दिन से मेरी सेवा में लगे पुरुषोत्तम भाई को बाय बोल के रात के अंधेरे में लचकती हुई टांगे लेकर जिस काम के लिए मैं इतनी दूर आया हूँ। शुभ रात्रि। क्या आपको पता है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ट्रेन रूट इंडिया का लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट नहीं है? मुझे भी अभी पता लगा है। लेकिन बॉलीवुड मसाला मूवीज का
दोस्त है कश्मीर में तो कन्याकुमारी दिमाग में ऐसा घुसा है कि बचपन से सपना था इसे जीने का। तो अपन जा रहा है एक ऐसी लौहपत गामनी के सफर में जो 72 घंटों तक 4 दिन 3 रात में 3787 किलोमीटर चलकर 12 राज्यों और 73 स्टेशन से होते हुए हिमालय को सागर से मिलाती है। मैं हूँ इंडिया की 3rd और दुनिया की 36th लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन में अगले 4 दिन के लिए हिंद सागर एक्सप्रेस। ट्रेन नंबर है 16318, किराया 2932, जो 4 दिनों के लिए इकोनॉमिक है, लेकिन खाना खुद से खरीदना पड़ेगा। क्या ही एक्सपीरियंस होने वाला है। हर रोज अलग लैंडस्केप, अलग सहयात्री, अलग लैंग्वेज, लेकिन मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस इससे बुरा क्या ही होगा। साइड अपर, वो भी डोर के बगल वाली। 4 दिनों तक बस डिस्टर्ब ही होने वाला हूँ। शुभ रात्रि। ट्रेन में पहली ही सुबह बाथरूम में साबुन नहीं था, तो मैंने अपना दिल बड़ा करके सभी के लिए अपने साबुन का बलिदान दे दिया। वैसे भी एक होटल से टपाया था। नाश्ता आया, ब्रेड कटलेट के अलावा कोई विकल्प था भी नहीं। मेरे एक तरफ पंजाब का फ्लेवर है और एक तरफ शायद कहीं साउथ का, लेकिन ट्रेन के सन्नाटे में मैंने शांति से नाश्ता किया। पता नहीं कौन सा स्टेशन था, सुबह से एक शब्द तक नहीं बोला, तो सूर्य देवता को नमस्कार करके अपने मौन व्रत को आगे बढ़ाते हुए लंच आया। टेस्ट में ठीक था, जिसे करते करते अपने आसपास और सहयात्री ट्रेन में चढ़े। सबकी शिकायत यही थी, बाथरूम चौक है। मैंने ऐसे ही एक ट्वीट किया और नेक्स्ट स्टेशन में ही 4-5 लोग चढ़े, वॉशरूम चमकाया, मुझसे साइन कराए और निकल गए। भाई मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, एक ट्वीट में कौन इतना जल्दी एक्शन लेता है। लेकिन मेरी पर्सनल शिकायत तो 4 दिन तक जारी रहेगी। ऐसी बर्थ मिली है कि डोर दिन भर खुलता और बंद ही होता रहता है। जिंदगी का पहला दिन बिना कुछ बोले बीता है। शुभ रात्रि। आज तीसरे दिन लैंडस्केप एकदम से चेंज हो गया। J&K, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, MP के बाद आज महाराष्ट्र में जो पदार्पण किया है, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आज अपना मौन व्रत तोड़ना। मेरी बर्थ के सहयात्री एक एक करके चले गए, तभी सन्नाटे को चीरते हुए दोस्ती हुई राहुल से, जो है तेलंगाना से लेकिन स्कूलिंग हिमाचल में हुई है और रहता लुधियाना में है। फिर क्या, लड़कों की दोस्ती हमेशा चीयर्स से स्टार्ट होती है। अब इनसे ज्यादा शर्मीले लड़के मैंने आज तक नहीं देखे। कप्पा व्हाइट राइस है। आइला फिश आइला मत्ती। जिनको लोकल गाइड बना के अपन ने साउथ के फूड की एक लंबी चौड़ी लिस्ट बना ली और निकल गया 3 दिन से जिस पेंट्री का खाना खा रहा हूँ, जहाँ गैस नहीं इलेक्ट्रिक हीटर से पूरा कार्यक्रम चलता है। सीट में आके पता चला, साला ये चप्पल कौन ले गया बे। दोनों ले जाता समझ आता है, एक चप्पल का कोई अब क्या ही करेगा। आते जाते सबके पैरों को चेक करने से लेकर पूरी बर्थ में छान मारने तक मुझे चप्पल का फिलहाल कोई सुराग नहीं मिला है। मेरा एक चप्पल मिसिंग था, जिसका ज्यादा गम ना मनाते हुए मैंने डिनर पर कंसंट्रेट किया, जिसके खत्म होते होते वेणु भाई भी सहयात्री बन के पहुंचा। अब भाई तेलुगु है, तो लैंग्वेज बैरियर की वजह से एक दिन पहले मिला राहुल हमारा अनपेड ट्रांसलेटर बन गया, जिसे मैंने एक और काम बताया और ट्रेन में सबको मेरा चैनल सब्सक्राइब कराने को कहा। लेकिन ये एक सीट में जाके ऐसा चिपका, केवल एक ही सब्सक्राइबर बढ़ाया। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ये मेरे काम से गया था या कुछ खुद का इंटरेस्ट था। खैर, आज है ट्रेन में लगातार चौथा दिन। ट्रेन का खाना खा खाकर आज सोचा है स्टेशन से ही लोकल फूड ट्राई करेंगे। शुरुआत हुई सेलम के डोसे से, जिसका टेस्ट ऐसा जुबान पर चढ़ा कि कोयम्बटूर आते आते मैं खुद को बिरयानी लेने से रोक नहीं पाया। इसका टेस्ट जुबान से गया भी नहीं था कि ना चाहते हुए भी कुछ लोगों को बाय बोलना पड़ा। मुझे 368 किलोमीटर अभी और जाना है। इन आंटी की बातें मुझे स्टार्टिंग से समझ नहीं आई, लेकिन इस इमोशन को किसी लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। केरल में एंट्री करते साथ ही एक लेडी ट्रेन में चढ़ी और कुछ लॉटरी के टिकट्स बेच के निकल गई। 4 दिनों से लगातार मेरे साथ यात्रा करने वाले आर्मी पर्सन ने बहुत अच्छे से बताया कि केरला में गवर्नमेंट हर रोज लॉटरी खिलाती है। हम नए नए ड्रीम 11 में टीम बना के खुद को फन्नेखा समझ बैठे हैं और यहाँ हर रोज 40 रुपए में कोई 80 लाख बना रहा है। खैर, भाई जी से अलविदा लेने के उस पार आज मुलाकात लिखी थी सबसे छोटे यूट्यूबर से, जिनके उतरते साथ ही पूरे कोच में अब बस मैं अकेला था। अब इस सन्नाटे को यूटिलाइज करने के लिए मैं बन गया जासूस विजय। एक दिन पहले गुम हुई चप्पल को जो खोजना था, चप्पल तो मिली नहीं, लेकिन 4 दिनों तक कश्मीर से लगातार चलने के बाद आज मंजिल जरूर मिल गई। शुभ रात्रि। पता नहीं भाई कहाँ जा रहा हूँ मैं। सुनसान रास्ते में कोई दिख तो रहा नहीं है। होटल खोजना है, लैंग्वेज बैरियर भी है और सब, ना रास्ते पता है ना लैंग्वेज पता है। आज की गुड मॉर्निंग हुई है भारत की सबसे साउदर्न मेनलैंड कन्याकुमारी में। कल रात से कुछ खाया नहीं, तो अपनी लाइफ के आज तक के सबसे छोटे केले खाने के बाद
आज दर्शन करने हैं माँ भगवती अम्मा टेम्पल के, जो माँ पार्वती का ही रूप है। यहाँ आके पता चला, पहला कैमरा अलाउड नहीं है और दूसरा कपड़े। जी हाँ, सही सुना आपने, आदमियों को ऊपर के कपड़ों के बिना ही मंदिर में एंट्री मिलती है। हर महीने में एक दिन चढ़ावे की काउंटिंग होती है। मेरी किस्मत अच्छी थी, वो दिन आज का है जो उस एक्सपीरियंस को कर पाया। मंदिर की परिक्रमा के समय मुझे ये स्टैचू समंदर में शान से खड़ा दिखा। अब तैरना मुझे आता नहीं और पानी में चलने के जादू दिखाने के मूड में मैं फिलहाल तो नहीं हूँ, तो कुछ लोकल दोस्त बना के और इस जगह की हर एक जानकारी लेने के बाद अपन निकल पड़ा। लेकिन यहाँ इतनी गर्मी है कि चक्कर खा के बस गिरने ही वाला था कि तभी नजर पड़ी नारियल पानी में। अब सोचा साउथ में 10-20 रुपए का मिलेगा, दिन रात बस यही पीना है, लेकिन 60 रुपए का क्या मजाक है भाई, नॉर्थ में तक इतने का ही मिलता है। मेरी इस ट्रिप का पहला और आखिरी नारियल पानी। आज तक मैंने बस, ट्रेन, प्लेन और ना जाने किस किस में सफर किया है, लेकिन आज पहली बार समंदर में जाना है, जिसके लिए इससे अच्छा कुछ क्या ही होगा, वो भी मात्र 5 रुपए में आना जाना, पैसा वसूल। वैसे आज अपन है विवेकानंद रॉक मेमोरियल में। 1892 में स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी आए और तैर कर एक चट्टान में पहुंचे, जहां 3 दिनों तक साधना की, जिससे उनको अपनी लाइफ के लक्ष्य का रास्ता मिला। उसी चट्टान में आज मैं हूँ। इतना सुंदर और डरावना एक्सपीरियंस लाइफ में पहली बार हुआ है। थोड़ी साधना खुद करने के बाद मैंने यहाँ हिंदू सनराइज कैलेंडर में थोड़ा दिमाग खपाया, बट कुछ पल्ले नहीं पड़ा। यहाँ तिरुवल्लुवर जी की 133 फीट की मूर्ति भी है, जो फिलहाल तो अंडर मेंटेनेंस है। मैंने यहाँ ड्रोन उड़ाया, जो शायद यहाँ अलाउड नहीं है। थोड़ी देर में यहाँ के इंचार्ज आए और मुझे अपने साथ ले गए। अब मेरा ड्रोन पुलिस की रडार में जो आ गया था। फिर क्या, बहुत सारा टाइम वेस्ट किया, एप्लीकेशन लिखाई और इस बार वापसी में विंडो सीट मिली है। तुम्हारी कसम, लहरों के साथ जितना ये फेरी ऊपर नीचे करती है, उसी स्पीड से हार्ट बीट भी अप डाउन। हम 10 बजे उठने वाले लड़कों का सनराइज तो हमेशा मिस होता है, लेकिन सनसेट देखना अपन लोगों का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो कड़ी धूप में 2 किलोमीटर पैदल चल के मैं पॉइंट तक तो पहुंचा, लेकिन गर्मी में कोई परिंदा भी पर नहीं मार रहा था, तो थोड़ा वेट करके नजारा था पैसा वसूल। खैर, मेरा स्वागत इन भाई साहब ने किया, जिनके बह जाने के बाद बचपन के सवाल का जवाब ढूंढने का समय था। समंदर का पानी असली में खारा होता है क्या? वैसे पूरी पृथ्वी में ये इकलौती ऐसी जगह है जहाँ समंदर से आप सनसेट और सनराइज दोनों देख सकते हैं। अब ये भाई लोग तो अपने अस्त्र शस्त्र की मेंटेनेंस में लगे थे, लेकिन मैं सोच में पड़ा था वापस पैदल ही जाना पड़ेगा। तभी मेरी दोस्ती हुई इन लोकल भाई लोगों के साथ। फिर क्या था, इनकी बाइक में सवार होकर रात में एक ऐसे शहर में राइडिंग का मजा ही अलग है, जिस जगह को आप नहीं जानते और ना वहाँ की लैंग्वेज। अब भाई लोगों से विदा लेकर सोचा आज आराम करूंगा, लेकिन होटल के ओनर ने बातों में ऐसा जकड़ा कि ये जल्दी मुझे छोड़ने के मूड में तो नहीं है। शुभ रात्रि। इतने दिनों से दौड़ते दौड़ते सोचा आज बस इम्पोर्टेंट काम करूंगा। अब खाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट और क्या ही होगा। नाक में घुसी खुशबू का पीछा करके दिखी 1 मछली, 2 मछली, 3 मछली। मेरे मुंह में आए पानी को देखकर भाई ने बिना पूछे एक तल डाली। केले के पत्ते के ऊपर रख के ऐसे परोसी कि मैं सब भूल गया। लास्ट में बस कंकाल बचा था, तब भी मन नहीं भरा। मार्केट एक्सप्लोर करके मैं होटल पहुंचा। सपने में भी बस खाना ही खाना दिखा। एक बार और मैं खींचा चला आया, जहां एक तरफ ये भाई परोटा को पीटने में लगा था, वहीं दूसरी तरफ ये केकड़ा मुझे बुला रहा था। खाने के इंतजार में बैठे ये गोरे भी मुझे फॉरेनर समझ बैठे। खैर, परोटा और चिकन कुरमा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। सबसे इम्पोर्टेंट, ट्रेन में जो चप्पल चोरी हुई थी, तो नई चप्पल लेने में दुकान में घुसा। मस्त लोग थे, डिस्काउंट दिया और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया। शायद अभी ये वीडियो भी देख रहे होंगे। सूरज देवता से भी जल्दी उठकर आज निकलना है अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए। वैसे इंडिविजुअल्स को कन्याकुमारी में रूम मिलना उतना ही मुश्किल है जितना इस IPL सीजन में दिल्ली कैपिटल का जीतना। खैर, बस स्टेशन आके मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, ये बस आखिर है कहाँ की। इंतजार किया, एक बस आई, लकीली उसमें इंग्लिश में भी लिखा था। फिर क्या, बस में सवार होकर मैं निकला ही था, लेकिन इन अंकल का पता नहीं क्या कुछ तो खोया था। बहुत ढूंढा, मुझे समझ नहीं आया आखिर ये लेडीज पर्स का कर क्या रहे हैं। नाश्ते के लिए बस रुकी, जहाँ मेन्यू मेरे पल्ले नहीं पड़ा, तो इन पिद्दू केलों का ही सहारा लेकर हम निकले कि नमक ही नमक। पानी इकट्ठा करके नमक बनते देखना, आज तो आउट ऑफ सिलेबस एक्सपीरियंस हो गया। लंच के लिए ऐसी जगह रोका जहाँ टॉयलेट के नाम पे था खुला आसमान। भाई ने पत्तल में पता नहीं क्या क्या डाला, इतना टेस्ट में कंफ्यूजन लाइफ में आज तक नहीं हुआ। मंजिल पास आते ही एक्साइटेड होकर मैं ड्राइवर भाई के बगल में विराजमान हुआ। भाई क्या ही नजारा था, दोनों तरफ नीले समंदर को चीरते हुए बीच में रोड। तब पता चला ये पम्बन ब्रिज है, भारत में किसी खाड़ी में बना सबसे लंबा पुल। अगर ये अंडर मेंटेनेंस नहीं होता तो आज ट्रेन में सवार होकर इसी के ऊपर से रामेश्वरम पहुंचते।
8 घंटे की कमर तोड़ बस यात्रा करके मैं रामेश्वरम तो पहुंच गया, लेकिन यहाँ सस्ता रूम ढूंढना रॉकेट साइंस हो जाएगा ये नहीं पता था। फिर भी रूम हंट करके एक झपकी लेने के बाद सोचा आज रामेश्वरम की गलियों में घूमा जाए, जहाँ सबसे पहले इन आंटी ने मुझे गजरा ऑफर किया। माना मेरे बाल लंबे हैं इसका मतलब गजरा पहन के घूमूं। खैर मुझे अभी तक इस आग का क्या कंसेप्ट था नहीं पता। सूरज ढला और आग के बाद बारी थी पानी से खेलने की। थोड़ा चहलकदमी करने पर ये दिखा, इसका नाम तो पता नहीं, लेकिन एक आलू से मेरा क्या ही होने वाला था। तो मेन्यू में डोसे के अलावा कुछ पल्ले नहीं पड़ा। फिर क्या, डोसा जिंदाबाद। डिनर करके मैं होटल के लिए निकला ही था कि कलाम सर की फोटो दिखी और याद आया इनका घर भी तो यही है। फिर क्या, अंधेरे को चीरते हुए मैं गली के कुत्तों से लोहा लेकर मंजिल तक पहुंचा, लेकिन इतनी रात को लगा था ताला। फिर क्या, एक्साइटमेंट में बिना सोए अगले दिन जल्दी उठकर सुबह सुबह मैं दोबारे पहुंच गया। क्या आपने कभी पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म भूषण देखा है? आज मैंने देखा है, वो भी एक साथ, और वो ड्रेस भी जिसे सुखोई 30 में पहन के हमारे 11वें सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति शान से उड़े थे। आज दर्शन करने हैं भारत के सबसे दक्षिण में स्थित ज्योतिर्लिंग के। चहलकदमी करता हुआ मैं मुंह उठा के पहुंच तो गया, लेकिन मेरे शॉर्ट्स देखकर गार्ड ने मुझे गेट से ही भगा दिया। फिलहाल मेरा पहला टास्क है धोती ढूंढना, और उससे भी बड़ा टास्क है उसे पहनना। लेकिन बोलते हैं ना, होई ही सोई जो राम रचि राखा। बगल से गुजरते हुए एक अनजान राहगीर ने शिद्दत से धोती पहनने में हेल्प की। भारत के सबसे दक्षिण में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों और 4 धामों में से एक होना रामेश्वरम को भारत के शीर्ष धार्मिक स्थलों में से एक बनाता है। यही नहीं, अंदर घुसते साथ ही था कभी ना खत्म होने वाला बरामदा। तब पता चला 3850 फीट लंबा होने के कारण ये विश्व का सबसे बड़ा बरामदा है। यहाँ एक नहीं 2 शिवलिंग हैं। एक स्वयं माँ सीता ने स्थापित किया था और दूसरा हनुमान जी कैलाश से लाए थे। मान्यता के अनुसार श्री राम ने रावण का वध करके यहाँ साधना की ताकि ब्राह्मण हत्या के पाप से उन्हें निजात मिल सके। श्री राम के तरकस में 22 बाण थे, तभी यहाँ 22 कुएं हैं जिनसे एक के बाद एक लगातार स्नान करना एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो कभी और कहीं हो ही नहीं सकता। आज मुझे निकलना है जहाँ से श्री राम ने राम सेतु बनाकर लंका में चढ़ाई की थी, लेकिन पहले पेट पूजा हो जाए। 20 किलोमीटर पैदल जाना असंभव है और पूरे दिन के लिए ऑटो बुकिंग में अफोर्ड नहीं कर सकता। बस का वेट कर ही रहा था कि धोती में इन भाई ने ऑफर किया 200 रुपए में पूरा घुमा दूंगा। फिर क्या, सब लोगों के साथ सवार होकर आज फॉलो करना है श्री राम को। दोनों तरफ समुद्र और बीच में नाक की सीध में रोड। इतनी सीधी रोड राजस्थान में ही देखी थी। खैर पहुंचकर पता चला यहाँ मैं अकेला नहीं, पूरा मेला लगा है। एक तरफ है इंडियन ओशियन और दूसरी तरफ उफान मारता बंगाल की खाड़ी, और मैं हूँ भारत के लास्ट पॉइंट पर। आश्चर्य मुझे तब हुआ जब एक मैसेज आया, वेलकम टू श्रीलंका। तब पता चला मेरा एयरटेल नंबर यहाँ श्रीलंका के सिग्नल पकड़ रहा है। गुगलू देवता से पता लगा यहाँ से श्रीलंका मात्र 15 माइल्स की दूरी पर है। मन तो था बिना पासपोर्ट के ही निकल लूं, लेकिन तैरना आता नहीं और गाड़ी वाले भाई स्पेशली मुझे ढूंढने आए। सब गाड़ी में थे और मैं अकेला जो यहाँ बचा था। यही वो टाउन है जहाँ श्री राम ने हनुमान जी को आदेश दिया सेतु, हिंदी में बोले तो ब्रिज के निर्माण का, जिससे वो अपनी सेना लेकर लंका जा सके और रावण पर विजय हासिल की जाए। यहीं से वानर सेना ने सेतु निर्माण स्टार्ट किया। सीता को लंका से लेकर जब श्री राम वापस लौटे तो विभीषण ने आग्रह किया, भगवान आप राम सेतु को नष्ट कर दीजिए ताकि कोई भी लंका में कभी भी आ जा ना सके। उसके बाद राम ने अपने धनुष के एक सिरे से सेतु को तोड़ दिया। तभी से इस टाउन का नाम पड़ा धनुषकोडी। 1964 के साइक्लोन से पहले यहाँ से श्रीलंका के साथ ट्रेड होता था। यहाँ तक की फेरी भी लोगों को इधर से उधर ले जाती थी। लंका यहाँ से केवल 18 मील ही तो दूर है, लेकिन साइक्लोन ने रेलवे स्टेशन से लेकर पूरे टाउन को ऐसा लपेटा कि उस टाइम के टूरिज्म हब में बस अब कुछ निशान बचे हैं। लेकिन मेरी खोज जारी थी उन पत्थरों की जो आज भी पानी में तैरते हैं। तभी मैं हैरान था, जितना भी मैंने इस पत्थर को डुबाने की कोशिश की उतनी ही स्पीड से ये पानी से ऊपर आया। पूरे टाउन में महिलाएं ऐसी ऐसी फिश फ्राई बेचती हैं कि सोच के ही मुंह में पानी आ जाए। समुद्र के बीचों बीच दौड़ लगाने के बाद था भारत में इकलौता विभीषण मंदिर। श्री राम ने यहीं विभीषण का राज्याभिषेक किया और लंका का राजा बना दिया। आज की शुरुआत करनी है ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड के साथ। एक बात है, कभी भी चम्मच के बिना ना खाने वाले लड़के को साउथ ने हाथ से खाना सिखा दिया, तो हमेशा मोमोज खाने वाले को भी यहाँ टेस्ट आना शुरू हो गया है। खैर आज अपन को निकलना है अगली मंजिल के लिए। बस में बैठ के इस पॉपिंस ने आज बचपन की याद दिला दी। पम्बन ब्रिज को बाय करते करते आज सहयात्री बनी है ये आंटी। सफर लंबा है, मुझे तमिल नहीं आती और इनको तमिल के अलावा और कोई लैंग्वेज नहीं आती। फिर पता चला कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज नहीं, इमोशन से भी काम चल जाता है। मुझे नहीं पता क्यों पूरी बस में हर कोई बस मुझे ही घूर रहा था। तभी एक स्टेशन में आंटी ने पता नहीं क्या कुछ तो लिया, मूंगफली उबाल के कुछ था और मुझे ऑफर किया, जिसको खाते साथ ही हमारी दोस्ती पक्की हो गई। 4 घंटे के सफर के बाद रामेश्वरम से मैं आज पहुंचा हूँ मदुरई। लेकिन रात को बस वाले ने ऐसी जगह उतारा जहाँ कुछ भी समझ नहीं आया। तब भी जैसे तैसे होटल हंट किया
गया और रात 12 बजे बारी थी पेट के चूहों के लिए कुछ इंतजाम करने की। शुभरात्रि। अनजान शहर में घुसते साथ ही एडवेंचर चालू है। आज की गुड मॉर्निंग हुई है मदुरई में, जहाँ की सड़कों से चहलकदमी करते हुए आज दर्शन करने हैं मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर के, जो पार्वती और शिव जी के ही रूप हैं। ऐसे 40 मीटर ऊंचे यहाँ 12 गेट हैं। अंदर 985 खंबे और 24 टावर हैं। सोचो कितना बड़ा मंदिर है। यहाँ मीनाक्षी जी को हरे रंग से दिखाया गया है। मान्यता अनुसार वो सांवले रंग की थी और सांवली महिलाओं को जब पीली हल्दी लगाते हैं तो वो हरे रंग की दिखती हैं। पर्सनली बात करूं तो अभी तक सोच में पड़ा हूं 2000 साल पहले इतना बड़ा सुंदर मंदिर कैसे बनाया होगा। मैंने आज तक जितने भी मंदिर देखे हैं इससे बड़ा भव्य अद्भुत कुछ नहीं देखा। 7 अजूबों में इसका नाम क्यों नहीं है, ये सोच ही रहा था कि पता चला हिंदुओं के अलावा यहाँ और किसी की एंट्री नहीं है। अब दुनिया जब तक देखेगी नहीं तब तक अजूबा मानेगी कैसे। खैर, इतने सवालों को दिमाग में लिए मैं मंदिर से बाहर तो आ गया, लेकिन गलत गेट से एग्जिट करके नंगे पैर दूसरे गेट तक जाना पड़ा। ऊपर से यहाँ सूरज देवता कुछ ज्यादा ही नाराज चल रहे हैं। तभी मेरी नजर पड़ी इस छाछ पे और भीड़ में घुस के 4 गिलास गटकने के बाद पता चला ये बिल्कुल फ्री है। भला हो इस एनजीओ का। मदुरई की गर्मी को ठेंगा दिखा के आज निकलना है ड्रीम डेस्टिनेशन के लिए, लेकिन बस स्टैंड आके पता चला ये नहीं, दूसरे स्टेशन जाना है, आरापाल्यम। इस नाम के उच्चारण से ही मेरी जीप कोमा में पहुंची। वो तो भला हो इस भाई का जिसने बस तक मुझे गाइड किया, लेकिन कंडक्टर के टिकट काटते टाइम तक ये नाम मैं भूल चुका था। खैर, जैसे तैसे मैनेज करके मैं स्टेशन पहुंचा, जहां से कहीं बीच के स्टेशन थैनी तक की बस में सवार होकर मैं तमिल प्लेलिस्ट के मजे ले ही रहा था कि इस फ्लेक्स को देख के पता चला यहाँ शादी में कार्ड प्रिंट की जगह फ्लेक्स प्रिंट करके पूरे शहर में लगा के शादी में पूरा शहर इनवाइट होता है। खैर, ये बस आज मुझे मेरे सपनों के शहर ले जाएगी। तमिलनाडु के पीछे नीचे छोड़कर मैं निकल रहा हूँ मुन्नार। तुम्हारी कसम, इससे सुंदर रास्ता शायद ही कभी देखा है। मेरी बेस्ट रोड ट्रिप लिस्ट में थैनी टू मुन्नार का नाम हमेशा टॉप में रहेगा। ड्राइवर भाई के बगल में बैठ के एंजॉय करने से ज्यादा बेस्ट सीट और कोई हो ही नहीं सकती। मुन्नार आके पता चला होटल अभी 15 किलोमीटर और है। इस पिंक बस ने सुनसान बस स्टॉप में उतारा, जहाँ से 2 किलोमीटर कदमताल खुद करनी पड़ेगी। मुन्नार में आज सोचा है बस चहलकदमी की जाएगी। थोड़ा टहलते साथ ही समझ आ गया आज तक इतनी सुंदर जगह में स्टे नहीं किया। इन सुंदर वादियों के चक्कर में डिनर की खोज में थोड़ा आगे तक निकल गया। वापस से ये परोटा और चिकन कुरमा पीछा ही नहीं छोड़ रहा, जिसके बाद 2 किलोमीटर सुनसान रास्ते से वापस जाना है और यहाँ सांप भी है। खैर, मेरे स्टे में इस अमेरिकन ने जो समा बांधा, भाई ने माहौल जमा दिया। लेकिन मुन्नार में अगर आपको सस्ता स्टे करना है तो सब्र करो, तुम्हारा भाई है ना। KSRTC डिपो में यहाँ के स्टेट ट्रांसपोर्ट ने पुरानी बसों को स्टे में बदल दिया है। हर बस में बहुत सारी स्लीपिंग सीट्स हैं जिसमें आराम से फिट हो जाओगे और पर्दों से प्राइवेसी भी जिंदाबाद। यही नहीं, नीचे लगेज रखो और ये फुल्ली AC स्लीपिंग ठिकाना है। RO से लेकर हाथ धोने के सिंक और बैठने के लिए चेयर टेबल तक सब जुगाड़ है। अब बात करते हैं मुद्दे की। एक रात का स्टे केवल 100 रुपए का है। सोचो, इससे ज्यादा तो पार्किंग लगती है। साथ में अलग से ब्लैंकेट चाहिए तो 50, बेडशीट के 20 और पिलो के भी 20 रुपए। कल मुन्नार में सबसे सस्ता रहने का जुगाड़ तो बता दिया, आज बारी है सबसे सस्ते में इस जगह को एक्सप्लोर करने की। मात्र 300 रुपए में टिकट कटा के KSRTC की बस पूरा दिन घुमाती है। किसी ने यहाँ बस में रहने का जुगाड़ बनाया है तो इस भाई ने बस में रेस्टोरेंट ही खोल दिया। खैर, बस में सवार होकर आज पलकों ने भी झपकने से मना कर दिया। तुम्हारी कसम, ये रियल है, किसी ने ब्रश से पेंटिंग नहीं की है। इन सीढ़ियों से उतरकर मानो स्वर्ग में पहुंच गए हो। आपके घरों में जो टाटा और बाकी चाय पत्ती डब्बों में बंद है, उसका जन्म यहीं कहीं आसपास होता है। कभी आपकी आंखों और मुंह से एक साथ लार टपकी है, आज मेरी टपकी है। अगली डेस्टिनेशन में सामने थी गुफा, जिसके अंदर घुसने के बाद आज पता चला है पानी हाइट के अलावा मेरी अंधेरे से भी फटती है। तो दुगनी रफ्तार से बाहर निकलने के बाद समय था एक और बार मोटर गाड़ी में सवार होने का। जहां इन सबको अपनी चाय की डिलीवरी की पड़ी थी, वहीं बाकी सहयात्री इस डैम को निहारने में लगे थे। लेकिन मेरा ध्यान था पेट के चूहे शांत करने का। ऊपर वाले ने भी सुनी और अगली लोकेशन में था ऑथेंटिक केरला फ्लेवर। आज लगा है कुछ खाया है, लेकिन बाजी मारी है इस गुनगुने लाल पानी ने, जिसमें कुछ तो ऑर्गेनिक जड़ी बूटी डाली है। लगे हाथ मैंने अपनी वाटर बॉटल भी भरा ली। आज समय हो चला था मुन्नार की सबसे ऊंची चोटी में फतह हासिल करने की। जहां बाकी सब गाड़ी में निकल पड़े, वहां मेरे अंदर के पहाड़ी ने बोला अपन चहलकदमी करके ही जाएंगे। इस डेंस फॉरेस्ट को पार करने के बाद ये पवन चक्की नीचे से जितनी छोटी दिखी थी, ऊपर आके इसने एकदम से वक्त जज्बात बदल दिए। आज बारी है बेयर्स ग्रिल बनने की। यहाँ ऊपर इतनी तेज हवा है कि पलक झपकते ही मुझे केरल से तमिलनाडु में बिना टिकट के पटक सकती है। लेकिन मैं सरप्राइज था मेरी दुगनी से ज्यादा उम्र के अंकल लोगों को देख के। ये तीनों बचपन के दोस्त अपने रिटायरमेंट के बाद पत्नियों को घर में छोड़कर बैचलर्स की तरह ट्रिप में निकले हैं। आपने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देखी होगी, आज इनकी वजह से मैंने फील की है। बस में सवार होकर थका हारा मैं अपने स्टे के लिए निकला, लेकिन बीच में हर बार ये रास्ता सब कुछ भुला देता है।
ऊपर से मेरे स्टे में इस अमेरिकन भाई ने समा बांध रखा था, लेकिन आज मैं अकेला नहीं, ये जापानी भाई भी दर्शक दीर्घा में है। शुभ रात्रि। इतने दिनों से बाहर खाते खाते सोचा है आज खुद के हाथों से बना के ब्रेकफास्ट किया जाएगा। अब आज तक के अपने बेस्ट स्टे को छोड़ के अगली डेस्टिनेशन के लिए जो निकलना है, वैसे किसी होटल को बेस्ट वहाँ की लोकेशन या वहाँ की एमिनिटीज नहीं बनाती, बल्कि वहाँ का स्टाफ बनाता है। मुझे 2 किलोमीटर कदमताल करके निकलना था, बट प्रॉपर्टी ओनर ने बोला भाई मैं छोड़ता हूँ। कसम से ऐसी हजार बातें बीते दिनों हुई हैं। तभी घर से हजारों किलोमीटर दूर होने पर भी लगा मैं घर में ही हूँ। खैर भाई ने छोटी सी राइड के बाद मुझे स्टॉप पे छोड़ा, जहाँ एक अननोन स्कूटी को अपना बैग स्टैंड तो बनाया, लेकिन इतने सुंदर स्टॉप में कोई बस घंटों इंतजार भी कराए तो भी कम है। खैर बस आई, जिसमें सवार होकर आज मैं निकल रहा हूँ मुन्नार से कोची। कोची पहुंच के पता चला ये तो मेरी सोच से भी बड़ा है। एंटर करते साथ ही मेरा वेलकम डबल डेकर बस ने किया। यहाँ मेट्रो भी है, लेकिन मुझे एक और बस में निकलना है, फोर्ट कोची, जो एक आइलैंड है। यहाँ पहुँच के सबसे पहला और सबसे बड़ा टास्क है बजट होटल हंट करना। फोर्ट कोची को एक्सप्लोर करने से पहले मैंने सोचा इसके बगल के आइलैंड वाइपिन को पहले एक्सप्लोर किया जाए। अब आपको तो पता है तैरना मुझे आता नहीं, तो उस पार जाने का सबसे सस्ता और अच्छा जुगाड़ है फेरी, जो इंसान ही नहीं बल्कि साइकिल, कार, बाइक, कुत्ता, घोड़ा, बस सबको इस पार से उस पार ले जाती है। सबसे ज्यादा मजे की बात है इसका किराया, पर पर्सन मात्र 3 रुपए। दिल्ली मेट्रो में सवार होते टाइम कभी ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन वाटर मेट्रो की भी सवारी का मौका मिलेगा। वाइपिन में आके पता चला ये तो 27 किलोमीटर लंबा आइलैंड है, जो एक्सप्लोर करना पैदल तो पॉसिबल नहीं है। तो बस में सवार होकर एक अननोन लोकेशन में उतर के चहलकदमी करने पर सबसे पहले नेमार और फिर रोनाल्डो से मिलके पता चला यहाँ फुटबॉल का फीवर है। इस बैकवाटर में लोगों के घर है और हर घर के आगे बाइक नहीं नाव पार्क है। चहलकदमी करके आज तुम्हारे भाई ने खोजा है ब्लू वेव सी। कभी कभी अनप्लांट चीजें प्लांट चीजों से भी ज्यादा किक देती हैं। सनसेट एंजॉय करके सोचा सूखे गले को लोकल ड्रिंक से गीला करता हूँ। साला जूस बोल के पिला दिया। लेकिन इससे बड़ी टेंशन है वापसी की बस पकड़ने की, जिस बस ने 2 किलोमीटर पहले उतार दिया। अब 2 किलोमीटर पैदल ही वाटर मेट्रो तक का सफर करना पड़ेगा। शुभ रात्रि। किसी भी जगह को एक्सप्लोर करने का सबसे अच्छा तरीका है 11 नंबर की बस। आज देख ही लेते हैं कोची भारत के टॉप 6 टूरिस्ट प्लेसेस में से एक क्यों है, जहाँ सबसे पहले मेरी नजर पड़ी इस चाइनीज नेट पर। अर्ली मॉर्निंग इनसे फिश पकड़ते हैं, लेकिन मैं 10 बजे उठने वाला लड़का इसे मिस नहीं करेगा तो और कौन करेगा। लेकिन इस फिशरमैन भाई साहब ने बहुत अच्छे से इसकी वर्किंग बताई, लेकिन कैमरा ऑन होते ही इनको भी सांप सूंघ गया। मुझे फर्स्ट टाइम पता चला फिश के अलावा सी फूड में इतना कुछ होता है। यहाँ हर कदम पे इतने विदेशी मिले। तब गूगल देवता ने बताया गोवा से पहले पुर्तगीज यहाँ आए थे, तभी वास्को डी गामा का फर्स्ट चर्च यही है। और इतने लंबे आइलैंड का आर्किटेक्चर ब्रिटिश, डच, पोर्तुगीज कॉलोनी का है। देखने के लिए यहाँ बहुत कुछ है, जिसके लिए आपको खुद यहाँ आना पड़ेगा। थकहार के शाम को मैं हॉस्टल पहुंचा, जहाँ इन भाई साहब की पेंटिंग कोई गोरा कलाकार दीवार में बना के गया है। मैंने डिनर मंगाया जिसमें पुट्टू, जो चावल को कोकोनट में कवर करके बनाते हैं। मैं इसको एंजॉय कर ही रहा होता हूँ कि बगल में बैठे इस यूरोपियन को पता नहीं कहां से माता चढ़ गई। फोर्ट कोची फॉरेनर्स ने डेवलप किया है, तभी यहाँ हर चीजों के साथ उनकी कीमतें भी फैंसी हैं। अब ऐसी जगह से जितना जल्दी कट लो उतना अच्छा है। बस में आधे घंटे से ऊपर का सफर करके मैं यहाँ पहुँचा था। आज पता चला है वाटर जेटी 10 मिनट में मात्र 6 रुपए में सेम काम करती है। भयंकर गर्मी के लिए अंदर फैंस हैं। बाहर टिकट नहीं लिया, कोई टेंशन नहीं, कंडक्टर साहब अंदर भी घूम रहे हैं। बस स्टॉप की तरह इसके भी अपने अपने स्टॉप हैं। ये नया एक्सपीरियंस लेके जैसे ही मैं जेटी से उतरा, इस भीड़ को देख के लगा कोई दरिया में डूब गया। फिर पता चला इतने सारे मुस्टंडे एक लड़की का पर्स निकालने में लगे हैं। यही पर्स किसी लड़के का होता तो माँ कसम इन सबको अभी तक सांप सूंघ गया होता। बस स्टेशन में पता चला वाइटला स्टेशन जाना पड़ेगा। अब 2 किलोमीटर चहलकदमी करके हरी बस में वाइटला स्टेशन से आज मैं जा रहा हूँ एलापूजा। हाँ वही जिसे आप एलापी भी कहते हैं। तो एलापूड़ा में एंटर करते साथ ही समझ आ गया यहाँ के बैकवाटर को एक्सपीरियंस करने लोग इतने दूर दूर से यहाँ क्यों आते हैं। बस से उतर के सोचा कदमताल करके आज होटल पहुँचूंगा, लेकिन इन बैकवाटर्स ने ऐसा उलझाया कि थक हार के लास्ट में ऑटो करना पड़ा। बोलते हैं ना, सेम चीज कभी 2 लोगों के लिए परफेक्ट हो ही नहीं सकती। तभी समुद्र के किनारे रहने वाले पहाड़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और मेरे जैसा पहाड़ी बैकवाटर्स और समुद्र की तरफ। मेरे इसी फैसिनेशन ने आज मुझे ला पटका है वेनिस में। अरे भाई मेरा इटली का वीजा नहीं लगा, मैं हूँ एलापी में। अब इसे वेनिस क्यों बोलते हैं?
ये तो आपको आने वाले दिनों में पता लगेगा। फिलहाल आज शाम मुझे बितानी है समुद्र तट में। बीच में टहलने तक मेरा मानना था ना कोई परफेक्ट टाइम होता है, ना परफेक्ट प्लेस और ना ही कोई परफेक्ट प्लान। जब तक इन भाई लोगों की घंटों की मेहनत मेरे पहुंचते ही 2 सेकंड में पानी में नहीं बह गई। ऐसी बहुत सी बातें आपको यहाँ की बतानी है। मिलते हैं कल। आज तक इतना सुबह मैं केवल क्रिकेट खेलने के लिए उठा हूँ, लेकिन आज ना बैट है, ना बॉल और ना ही कोई क्रिकेट मैच। फिर भी आज 4 बजे उठ के मैं निकल रहा हूँ अपनी लाइफ का आज तक का सबसे बेस्ट सनराइज देखने। आप खुद सोचो, चारों तरफ बैक वाटर हो, आप अपनी कयाक में हो और सामने सनराइज हो रहा हो, क्या ही फीलिंग होगी। जिसके लिए आज शब्द तो नहीं है, लेकिन ये पता चला है एलपी को इंडिया का वेनिस क्यों बोलते हैं और हर किसी की बकेट लिस्ट की टॉप डेस्टिनेशन में इसका नाम क्यों है। वैसे अगर आपका बजट 18 से 20 हजार है तो पूरी रात इस हाउस बोट का एक्सपीरियंस ले सकते हो। मैंने कभी अपने ड्रीम हाउस की पेंटिंग तो नहीं बनाई, लेकिन अगर कभी बनाऊंगा तो वो कुछ ऐसा ही होगा। चारों तरफ पानी और बीच में घर, जहाँ बोट के अलावा पहुँचने का सवाल ही नहीं होता। खैर, एलपी में गाड़ी निकालना खुद में एक महाभारत है। आज एलपी के बैकवाटर्स को बाय बोल के मुझे निकलना था मुनरियो आइलैंड, जहाँ का कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो कोल्लम तक की बस में सवार होकर मैं निकला। वैसे यहाँ मोस्टली कंडक्टर्स लेडीज हैं। 3 घंटे का सफर करके कोल्लम पहुँच के पता चला यहाँ से मुनरियो आइलैंड के लिए कोई ट्रांसपोर्ट ही नहीं है। लेकिन उससे ज्यादा सरप्राइज मैं इस बात से था कि यहाँ किसी को इस आइलैंड के बारे में पता ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से एक ऑटो वाले ने बोला मैं ले चलूंगा, 1000 रुपए लगेंगे। अब इस भाई को कौन बताए, ये मेरे पूरे दिन का बजट है। तो एक और बस में सवार होकर मुनरियो आइलैंड के प्लान को ठंडे बस्ते में डालकर मैं निकल पड़ा एक और अनप्लान्ड लोकेशन के लिए। ये कसम खाके कि कोई भी रील देख के आज के बाद मैं किसी प्लेस के लिए बिना प्लानिंग के कभी नहीं निकलूंगा। लेकिन बोलते हैं ना, होई सोई जो राम रची राखा। आज का दिन ही खराब है। इस बस वाले ने भी मेरे स्टॉप से आगे उतारा, जहाँ से 2 किलोमीटर कदमताल करके फाइनली मैं आज पहुंचा हूँ। बहुत जद्दोजहद के बाद मैं वर्कला तो पहुंचा, लेकिन आज मेरी स्माइल और आंखों की चमक बता रही है यहाँ से ज्यादा हैपनिंग जगह मैंने लाइफ में आज तक नहीं देखी। भारत के क्लिफ बीच में इसका नाम हमेशा टॉप में क्यों आता है ये आज पता चला। इतने दिनों से केरल में घूमते घूमते ये पर्सनली आज मेरा बेस्ट बीच है। तुम्हारे भाई की हाइट और पानी दोनों से फटती है और यहाँ ऊपर से लोग पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं और नीचे बीच के मजे ले रहे हैं। खैर, अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल करके मैंने बीच में चहलकदमी तो स्टार्ट कर दी, लेकिन पानी में जाने की हिम्मत आज भी हिम्मत नहीं जुटा पाया मैं पानी में जाने की। पानी में ना जाने का मलाल से ज्यादा मुझे खुशी थी अपनी लाइफ के आज तक का बेस्ट सनसेट देखने की। अब कुछ भी कर लो, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। खैर, कल सुबह एक और बार लास्ट टाइम पानी में जाने का ट्राई करूंगा। फेल होऊंगा या पास, ये तो कल का सूरज ही बताएगा। लेकिन इस जगह से कोई खुद को मोहब्बत होने से कैसे रोके। एक दिन पहले अपने समंदर में उतरने के डर को धोबी पछाड़ देने के लिए आज मैंने अपनाई है एक निंजा टेक्निक। अब हर भारतीय जेब से जहां पैसे भरता है वहां डर ऑटो पायलट मोड में 9-2-11 हो जाता है। तुम्हारा भाई आज करेगा सर्फिंग। थोड़ा सा वार्म अप करके सोचा अपनी सारी स्किल्स अब पानी में दिखा के आसपास की परियों को इम्प्रेस करूंगा। वैसे इनमें से मैं कोई नहीं हूँ, ये भी मैं नहीं हूँ और इसका मैं होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इनमें से एक मैं हूँ और ये तो डेफिनेटली मैं ही हूँ। अपनी रही सही इज्जत भी खारे पानी में डुबाने के बाद आखिरकार तुम्हारे भाई ने बैलेंस बनाना सीख ही लिया। इस थकाने वाले सेशन के बाद कोई परी तो नहीं मिली, लेकिन हाँ, आज पानी का डर खत्म तो नहीं, लेकिन कम जरूर हुआ है। मिलते हैं कल। लाइफ में आज तक मैं जहाँ भी गया हूँ वर्कला से बेस्ट कुछ नहीं। यहाँ मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है नारियल के तेल में बने खाने से। खाना पचाने के लिए मस्त मगरमच्छ बन के अलग अलग बीच में चिल करता हूँ। वैसे अब तक मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए था, लेकिन कुछ तो स्पेशल है इस जगह में। हाँ भाई, बस चिल ही करता हूँ। खैर, अब चिल करते करते दोबारा भूख लग जाती है, तो आज सोचा है कुछ तूफानी खाने का। मैं प्रॉन्स का वेट कर ही रहा होता
होता हूँ कि कैफे की खिड़की से पैराग्लाइडिंग वाला मेरे हाइट का डर भी खत्म करने के लिए मुझे उकसा रहा है, लेकिन अब इसके लिए ना बजट है और ना ही हिम्मत। खैर, अपने प्रॉन्स में फोकस करने का समय है। इसका टेस्ट तो मैं शब्दों में डिस्क्राइब नहीं कर सकता, लेकिन है बढ़िया। आज ना चाहते हुए भी अगली मंजिल के लिए निकलना पड़ेगा। कड़ी धूप में 11 नंबर की बस से मैं कदमताल कर ही रहा होता हूँ कि एक भाई बिना लिफ्ट मांगे ही स्कूटी रोक के मुझे बस तक ले चलता है। इस जगह के साथ यहाँ के लोग भी स्पेशल हैं। आप फालतू में ही गलत समझ रहे थे। वर्कला से आज मैं पहुंचा हूं केरल की कैपिटल त्रिवेंद्रम में, लेकिन यहाँ रेलवे स्टेशन में न आगे के लिए कोई कंफर्म टिकट मिला और ना कोई रिटायरिंग रूम। अब थका हारा मैं वापस बस स्टेशन आया, जहाँ अंदर ही इन भाई लोगों ने एसी डोर्म बना रखे हैं, वो भी 250 रुपीज में। इससे अच्छा और सस्ता और अब क्या ही मिलेगा। लेकिन सोने से पहले सोचा इस जगह से थोड़ी जान पहचान बढ़ाई जाए। जहाँ मेरे स्टेट में लेडीज पुलिस को स्कूटी थमा रखी है, वहीं यहाँ लेडीज के लिए पिंक पुलिस मस्त SUV है। खैर, यहाँ के फेमस चला मार्केट से साउथ के स्पेशल बनाना चिप्स और नारियल ऑयल लेने के बाद समय था पेट पूजा का। लेकिन मैं एक और बार तब सरप्राइज हुआ जब केवल 35 रुपए में 4 रोटी और चिकन मिला। तब पता चला ये गवर्नमेंट की स्कीम है। खाना प्रिजनर से बना के नो प्रॉफिट लॉस में प्रोवाइड कराते हैं। इनका मेन्यू जितना बड़ा है उतना ही सस्ता भी। क्या आपको पता है दुनिया का सबसे अमीर मंदिर भारत में है, जिसमें 7 तहखानों में से 7वां अभी भी बंद है, जबकि ना कोई कुंडी है और ना कोई ताला। इस दरवाजे की रक्षा करते हैं 2 सांप, जिनकी इजाजत के बिना खजाने का दरवाजा नहीं खुल सकता। केवल एक तरीका है, कोई योगी सिद्ध पुरुष गरुड़ मंत्र के शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण से इसे खोल सकता है, लेकिन अगर उच्चारण गलत हुआ तो मौत भी हो सकती है। आज मैं हूँ केरल के स्वामी पद्मनाभा टेम्पल में, जो विष्णु भगवान को समर्पित है। उनकी लेटी हुई मूर्ति यहाँ है, जिसे एक साथ तो नहीं बल्कि 3 अलग अलग दरवाजों से देखना पड़ता है। 6 तहखानों में से 1 लाख करोड़ रुपए के हीरे, सोने के बिस्किट, सोने के हाथी, देवी देवताओं के सोने की मूर्ति, 18 फीट लंबे हीरों के नेकलेस, 66 पाउंड के सॉलिड नारियल के खोल मिले। वैसे 7वें दरवाजे को 2 बार खोलने की कोशिश की गई, लेकिन हजारों नागों ने तहखाना घेर लिया और लोगों को जान बचा के भागना पड़ा। फोर्ब्स के अनुमान के हिसाब से 7वां दरवाजा खुला तो मंदिर की संपत्ति 75 लाख करोड़ रुपए की होगी। कितना महान और रहस्यों से भरा है ना अपना भारत। इतने दिनों से प्रभु राम के चिन्हों का पीछा करते करते सोचा है आज अपने कदमों को विश्राम दिया जाए, तो आज मैं पहुंच गया उनके ऊपर बनी फिल्म आदि पुरुष देखने। तू अंदर कैसे घुसा? ये तेरी बुआ का बगीचा है जो हवा खाने चला आया? कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का। चली ना। ये तो फिर भी जैसे तैसे झेला, लेकिन प्रभु राम को रावण से पंच खाते हुए देख के सर पीटने के अलावा भला कोई अब क्या करे। तुम्हारी कसम आज हनुमान जी ये फिल्म देख लें तो इस फिल्म के मेकर्स की क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर लक्ष्मण रेखा पार करने के जुर्म में अपने गधा से वाट लगा दें। किसी भी ट्रेन में रिजर्वेशन ना मिलने से कुछ दिनों तक त्रिवेंद्रम में ही अटके रहने के बाद आखिर मैंने नेक्स्ट डे की बस का एडवांस टिकट ले ही लिया। अब बस की टाइमिंग सुबह 4 बजे की थी और मेरी आंख 3:55 पे खुली। मैं कितना लापरवाह हूँ वो तो अब तक की मेरी इस जर्नी में आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन हमेशा की तरह जैसे तैसे तुम्हारे भाई ने सब मैनेज किया। अब प्रॉब्लम से टक करके बाहर कैसे निकलना है ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल बन चुका है। आज सूरज देवता से भी पहले उठा हूँ तो पेट के चूहे शांत करने के लिए एक पेटीज ली। जहाँ मेरे गांव में पेटीज के अंदर आलू रहता है, यहाँ इन भाई लोगों ने अंडा फिट कर रखा है। अब एक पेटीज से मेरा क्या ही होने वाला था। पलक्कड़ नाम के एक स्टेशन में साउथ के फेमस बनाना चिप्स लेकर बदलते हुए लैंडस्केप का मजा लेने के बाद आज पूरे केरल का चक्कर लगा के 12 घंटों में लगभग 400 किलोमीटर का कमर तोड़ सफर करके मैं पहुंचा हूं कोयम्बटूर, जहां हमेशा की तरह फर्स्ट टास्क है बजट होटल हंट करना। 90 डेज से ऊपर की जर्नी करने के बाद आज मैं आया हूं भोलेनाथ की 112 फीट ऊंचे स्टैचू के दर्शन करने, जहां आने का सपना हर एक हिंदू देखता है। यहाँ तक कि काउंटलेस कारों के डैशबोर्ड में ये स्टैचू स्थापित है। आदि योगी अर्थात प्रथम योगी, जी हाँ, भगवान शिव को ही योग आरंभ करने वाला माना जाता है। 112 फीट ऊंचा, 147 फीट लंबा, 82 फीट चौड़ा और 500 टन वजन स्टील का ये स्टैचू लोगों को योग की तरफ आकर्षित करने के लिए बनाया गया है। अब कुछ फोटो क्लिक करके मैं यहाँ से जाने ही वाला था कि सभी लोग एक डिस्टेंस मेंटेन करके बैठ गए। तब पता चला सूरज देवता के ढलते साथ ही लाइट शो स्टार्ट होगा। बिना सोचे समझे मैं भी भीड़ का हिस्सा बन गया। आज सब्र का फल मीठा नहीं, चमकदार, रोंगटे खड़े करने वाला एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो ना तो वर्ड्स में बताना पॉसिबल है और ना ही 60 सेकंड में दिखाना। इस लाइट शो का फुल वीडियो मेरे चैनल में मिल जाएगा। फिलहाल मुझे भागना है, अगर ये लास्ट बस छूट गई तो आज फर्श में ही सोना पड़ेगा।
इतने दिनों से साउथ में घूमते घूमते आज समय है इसे अलविदा कहने का, लेकिन इस अनप्लान्ड जर्नी में मैंने कोई एडवांस टिकट नहीं कराया था। मुंह उठा के मैं स्टेशन तो पहुंच गया, लेकिन काउंटर की लंबी लाइन को चीर के कंफर्म टिकट लेना नामुमकिन था। सूचना केंद्र से लेकर हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन हर जगह नो एंट्री का बोर्ड ही मिला। सही में जब भी मैं कहीं फंसता हूँ और दिमाग काम करना बंद करता है, तो मेरा दिमाग खुलने का रास्ता पेट से होके गुजरता है। सारी टेंशन जाए तेल लेने। मैं लास्ट टाइम मस्त साउथ इंडियन थाली पेलता हूँ, एक जुगाड़ से रात के तत्काल का टिकट भी मिल जाता है। सोचा अब मस्त होटल में आराम करूंगा, लेकिन मेरी लाइफ में सब इतना इजी कहाँ होता है। होटल वाले ने बोला आपका समय समाप्त हुआ, और 5 बजे ही मुझे मेरे सामान के साथ होटल से बाहर निकाल दिया। स्टेशन पहुंच के वेटिंग रूम का चार्ज 25 रुपए पर आवर का था, जो देने में मुझे तो ठीक नहीं लगा, लेकिन अगले 5 घंटों के लिए मेरे पास बैठने के लिए बेंच है, ऊपर पंखा है, इससे ज्यादा प्रिविलेज और क्या ही होऊंगा। मैं कहाँ जा रहा हूँ ये तो आपको कल पता लगेगा। बस इतना बता सकता हूँ कि इस ट्रेन में 30 घंटे से ज्यादा का सफर करना है। शुभरात्रि। स्टेशन में 6 घंटे वेट करने के बाद सोचा प्लेटफॉर्म में चलता हूँ, लेकिन यहाँ कदम रखने की भी जगह नहीं थी। आज किस्मत अच्छी है जो टिकट कंफर्म है। मेरा ट्रेन नंबर है 12625 केरला एक्सप्रेस, जो अगले 30 घंटों का सफर तय करके मुझे कोयम्बटूर से पहुंचाएगी भारत के दिल मध्य प्रदेश में। इतने दिनों से साउथ का खाते खाते आज नाश्ते में नॉर्थ की आलू पूरी ने दिल खुश कर दिया। वैसे तो मैं इंट्रोवर्ट हूँ, जब तक मेरे सामने वाला कुछ ना बोले तब तक बात होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नागपुर में मेरे सहयात्री अंकल ने संतरे लिए, जिसमें से एक मुझे ऑफर भी किया। लैंग्वेज बैरियर होने के बाद भी संतरे ने मेरी आंखें खोल दी। नेक्स्ट स्टेशन में काजू वाला चढ़ा, तो अंकल ने काजू लेके भी मुझे ऑफर किया। अब ना शब्द तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। अंकल से दोस्ती पक्की करके मैं उनसे लंच पे चर्चा कर ही रहा था कि उनका भी स्टॉप आ गया, और एक और बार फिर मैं बर्थ में अकेला बचा। पिछली गलती से सबक सीखा है, इस बार अपनी चप्पल चोरी नहीं होने दूंगा। खैर रात में डिनर किया, लेकिन इस ट्रेन का खाना इतना जबरदस्त है कि आज तक ऐसा टेस्ट मुझे ट्रेन में तो नहीं मिला। शुभरात्रि। रात 2 बजे स्टॉप में उतरना है। रात 3 बजे मैं इटारसी जंक्शन तो पहुंचा, लेकिन इससे आगे का कोई टिकट नहीं है। टिकट काउंटर की लाइन में लड़ झगड़ के जब तक टिकट मिलेगा तब तक तो मेरी आगे की ट्रेन ही छूट जाएगी। सोचा है आज बिना टिकट के ही रेलवे में सवारी करूंगा, बस टीटी से बचना ही तो है। वैसे भी इतने अंधेरे में टीटी क्या ही आएगा। आज सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में टीटी ने 500 रुपए का फाइन लगाया है। लगता है आज का दिन भारी गुजरने वाला है। खैर खाते पीते 7 घंटों में 434 किलोमीटर का सफर करके मैं पहुंचा हूँ सतना, लेकिन यहाँ आज हड़ताल है। बड़ी जद्दोजहद के बाद कुछ लोगों और एक अर्टिगा वाले को कन्वेंस किया, जिसने 150 किलोमीटर के बाद हाईवे में उतारा, जहाँ से लिफ्ट के अलावा और कोई चारा नहीं था। बहुत मुश्किल से एक मैक्स मिली, जिसने बाहरी नाम के एक टाउन में उतारा। अब यहाँ ना कोई होटल है और ना कोई रेस्टोरेंट। इस जगह में लूटपाट भी बहुत होती है। तुम्हारी कसम आज तक इतना डर मुझे कभी नहीं लगा। जहाँ सारे रास्ते बंद थे, वहीं एक आइसक्रीम फैक्ट्री का दरवाजा खुला था। यहाँ इन भाई लोगों को आज से पहले तक मैं जानता तक नहीं था। ऐसे अनजान लोगों ने मुझे छत दी, यहाँ तक कि डिनर का अरेंजमेंट भी किया। 50 घंटों में जो कुछ मेरे साथ हुआ है उसे 1 मिनट में दिखाना तो पॉसिबल नहीं है। बस मध्य प्रदेश के लोगों ने आज दिल जीत लिया। 2 अनजान लोगों की हॉस्पिटैलिटी और दरिया दिली को समेटे हुए बड़ी मुश्किल से एक कैब का जुगाड़ हुआ। जहाँ मैं जा रहा हूँ वो जगह उतनी ही विचित्र है जितनी विचित्र चीजें बीते दिनों मेरे साथ हुई हैं। शक्तिनगर ये कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं, बल्कि ब्लैक डायमंड से भरी एक जगह है। कोयले से बिजली बनाने का सबसे बड़ा और सबसे पहला इंडिया का प्लांट यही है। यहाँ इतना कोयला है, सुबह जो कपड़े तार में सुखाए थे शाम तक सारे सफेद कपड़े काले हो गए। यहाँ सड़कों में मिट्टी नहीं काली डस्ट है, जिसे उड़ने से रोकने के लिए दिन भर यहाँ विचित्र सी गाड़ी सावर करती रहती है। वैसे इसका एक फायदा तो है, फ्री में कार वॉश मिल जाता है। खैर कार वॉश करके मैं आगे बढ़ा तो एक कोयले का ट्रक बीच सड़क में पलट गया और लोग इस पे ऐसे टूटे जैसे सोना फ्री में मिल रहा हो। सबसे विचित्र है ये झील। भाई ये नेचुरल नहीं बल्कि माइंस लगा लगा के कोयला यहाँ से निकालने के बाद यहाँ गड्ढा हुआ, फिर पानी भरने से इसे टूरिस्ट प्लेस ही बना दिया। इस विचित्र जगह में ऐसी बहुत सी विचित्र चीजें हैं जिन्हें 1 मिनट में दिखाना पॉसिबल नहीं है। इस विचित्र सी जगह को आज बारी है बाय बोलने की। मुझे याद भी नहीं है आज तक कितने स्टेशन से मैंने कितनी ट्रेन पकड़ी है, लेकिन ऐसा स्टेशन आज तक नहीं देखा। यहाँ प्लेटफॉर्म पाताल लोक में है। मजे की बात यह है आज अकेले नहीं, इस छोटे पैकेट के साथ ट्रेवल करना है। अब ट्रेन तो थी 2 घंटे लेट और इसने 2 मिनट भी मुझे बैठने नहीं दिया। इसी की हाइट की तरह ये स्टेशन भी इत्तू सा ही है। यहाँ बस एक डिजिटल क्लॉक है, मात्र 2 विंडोज हैं, जिसमें बैठे लोगों तक को नहीं पता ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी, और ना ऐसा कोई डिस्प्ले है जिसमें ट्रेन के अराइवल का राइट टाइम और प्लेटफॉर्म का पता चले। यहाँ प्रॉपर माइक में अनाउंसमेंट हुई है कि कौन से प्लेटफॉर्म में जाना है, लेकिन ट्रेन से पहले ये छोटा पैकेट हर बार कहीं गायब हो जाता है। बेटा क्यों?
इसने थोड़ी सी देर में सबके सामने इतनी बेइज्जती कराई है कि आगे का तो भगवान ही मालिक है। इसी वजह से सोलो ट्रिप ही बेस्ट है। इसके दौड़ने का सिलसिला तो रात भर चलेगा। शुभ रात्रि। वैसे तो हमेशा मेरी नींद मोबाइल के अलार्म से उठती है, लेकिन आज मेरे अलार्म से भी पहले छोटे पैकेट ने उठा दिया। मेरी फेवरेट सीट साइड लोअर है, जो आज मेरी होते हुए भी मेरी नहीं है। मेरी सीट जो आज इसने हथियाई। पेड़, ट्रैक, पोल, पत्थर, कोई ऐसी चीज नहीं जिसे इसने बाय ना किया हो। वैसे फैमिली के साथ ट्रेवल का एक फायदा भी है, घर का खाना जो मिल जाता है, पैसे भी बचते हैं और लिवर गालियां भी नहीं देता। बस एक दही की कमी थी। मैंने सोचा 2 मिनट में पेंट्री से लाता हूँ, लेकिन अपनी बर्थ से पेंट्री तक इतने दरवाजे ओपन किए हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। लास्ट डोर के उस पार दही से ज्यादा मेरा ध्यान गया भाई लोगों की सजाई हुई एग बिरयानी पे, जिसकी खुशबू ने दही भी भुला दी। खैर फाइनली प्लेट में दही थी। सोचा अब बस आराम करूंगा, लेकिन छोटे पैकेट को हाय बोल के एक गलती कर दी। वैसे इन बच्चों का पेट कभी भरता क्यों नहीं। आज 16 घंटों में 887 किलोमीटर का सफर करके MP से पहुंचा हूँ भारत के दिल दिल्ली में। अब छोटे पैकेट को बड़े पैकेट से जो मिलाना था